स्वागत है नॉवल डायरीज में, जहां कहानियां जिंदा होती हैं और कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय 31 जादुई द्वार का खुलना। महल की रातें हमेशा रहस्यमय होती थी, पर आज कुछ अलग था। हवाओं में नमी थी, टॉर्चों की लौ असामान्य ढंग से कांप रही थी, और आकाश में बादल किसी अनदेखे तनाव से भरे हुए थे। आर्या ने खिड़की से बाहर देखा, बादल इतने पास लग रहे थे जैसे वे महल की छतों को छूने ही वाले हों। भीतर की बेचैनी उसे घूम घूम कर चुभ रही थी। सोफिया ने पास आकर पूछा, सो नहीं पा रही? आर्या ने सिर हिलाया। दिल में अजीब सी घुटन है, जैसे कुछ होने वाला है। सोफिया ने हंसने की कोशिश की, महल में रहने वाले हर नए शख्स को ऐसे ही लगता है। यहाँ की रातें चुप नहीं होती, फुसफुसाती हैं। लेकिन आर्या जानती थी, ये सामान्य नहीं। पिछले कुछ दिनों से उसकी शक्तियां बिना कारण जागने लगी थीं। कभी आग की चिंगारी हथेली में उभर जाती, कभी आंखें अंधेरे में कुछ ज्यादा ही साफ देखने लगती। उसने इन सब बातों का जिक्र लियोन से नहीं किया था, वह उसे डराना नहीं चाहती थी। पर आज का एहसास डर से कहीं बड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल का प्राचीन पुस्तकालय। रात का तीसरा पहर था। अचानक आर्या के मन में कोई खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई आवाज उसके दिमाग में फुसफुसाई। आओ। नहीं, यह आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये भीतर से गूंजी थी। उसने चुपचाप चोगा पहना और बिना किसी को जगाए कमरे से निकल गई। महल के गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे, पर दीवारों पर उभरे जादुई प्रतीक हल्की नीली रोशनी फैला रहे थे। उनका प्रकाश धड़कता सा लगता था, जैसे किसी दिल की धड़कन की ताल हो। आर्या चलती रही, जैसे उसके पैरों को दिशा बताने वाला कोई अदृश्य हाथ था। धीरे धीरे वह महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गई, जहां से भी पुराने पत्थर हवा में धूल की तरह बिखरने को तैयार थे। यहाँ शायद ही कोई आता था। कठोर लकड़ी का एक विशाल दरवाजा उसके सामने था, जिस पर चिन्ह उकेरे हुए थे, सर्पाकार रेखाएं, घुमावदार आकृतियां, और बीच में एक फीनिक्स की आकृति। आर्या के हाथ ने जैसे अपने आप दरवाजे को छुआ। दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुल गया। कोई ताला नहीं था, जैसे वह उसी के लिए इंतजार कर रहा था। अंदर का कमरा गोलाकार था, बीच में एक विशाल काले पत्थर की मेज और चारों ओर विशाल बुकशेल्फ। धूल के कण हवा में वैसे तैर रहे थे जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। आर्या धीरे धीरे किताबों की ओर बढ़ी। कुछ किताबें चमक रही थी, कुछ शांत थी, जैसे उनकी आत्मा सो रही हो। अचानक एक किताब खुद ब खुद शेल्फ से खिसक कर गिर गई। धम। शांत कमरे में आवाज गूंज गई। किताब का कवर सुनहरा था, उस पर उभरा हुआ था, आर्केनम गेट, दर्पणों के पार का द्वार। आर्या ने किताब उठाए और खोलते ही हवाओं का एक झोंका उठ गया। पन्नों पर उकेरी आकृतियां खुद ब खुद हिलने लगी, और फिर अचानक एक नक्शा उभर आया, जैसे वह पन्ने से बाहर निकलकर हवा में तैर गया हो। नक्शा चमक रहा था, उस पर महल के एक स्थान को लाल रोशनी से दर्शाया गया था। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? एक आवाज जैसे फुसफुसाई। द्वार। आर्या पीछे मुड़ी। कमरा खाली था, फिर भी आवाज उसके आसपास तैर रही थी। किताब ने अचानक एक तेज रोशनी छोड़ी, जो कमरे की दीवारों पर दौड़ गई। दाएं कोने में लगी एक दीवार धीरे धीरे झिलमिलाने लगी, मानो वह ठोस न होकर किसी तरल से बनी हो। उस पर अंकित शब्द चमके। ARCANORUM पॉटर, जादुई द्वार। आर्या स्तब्ध रह गई। क्या ये वही छुपा हुआ द्वार था? उसने हाथ बढ़ाया। दीवार की सतह ठंडी थी, लेकिन जीवित सी। और तभी आर्या, लियोन की आवाज ने कमरा हिला दिया। आर्या चौंक कर मुड़ी। सोफिया भी उसके पीछे खड़ी थी, खौफती हुई। लियोन ने कहा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आर्या किताब और नक्शा दिखाते हुए बोली, ये खुद मेरे सामने आया। और वह दीवार, इसमें कुछ है। लियोन ने दीवार को देखा, उसकी आंखों में गहरी हैरानी थी। ये महल का सबसे पुराना, सीलबंद हिस्सा है। कोई नहीं जानता यहाँ क्या है। सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये वही है जिसके बारे में बुजुर्ग जादूगर फुसफुसाते हैं? लियोन ने धीरे से कहा, हाँ, आर्कानोरम पोर्टल, जादू की दुनिया का द्वार। तीनों दीवार की ओर बढ़े। किताब की रोशनी बढ़ती गई। नक्शा हवा में तैरता हुआ दीवार पर चिपक गया, और रोशनी के छोटे छोटे बिंदु दीवार की सतह पर फैल गए। धीरे धीरे दीवार रूप बदलने लगी। पत्थर की जगह अब चांदी सा चमकता दर्पण उभर आया। आर्या ने धीमे से पूछा, क्या ये दूसरी दुनिया का रास्ता है? लियोन ने सिर हिलाया। हाँ, किंवदंती के अनुसार ये द्वार सिर्फ तब खुलता है जब महल की नियति बदलने वाली होती है। सोफिया ने उसके हाथ को पकड़ा।
आर्या, यह कोई साधारण घटना नहीं, ये भाग्य का बुलावा है। दीवार पर उकेरे प्रतीक अब जल उठे थे, फीनिक्स, 4 तत्वों के चिन्ह और एक घूमता हुआ ऊर्जावृत्त। लियोन ने अपनी तलवार निकाली। अगर ये द्वार खुल रहा है तो इसके पीछे जो कुछ भी है वह खतरनाक हो सकता है। आर्या ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मुझे इसे खोलना होगा। किताब अचानक तेज रोशनी में फट पड़ी। दीवार पर एक दरार उभर आई, रोशनी से भरी हुई। दरार फैलती गई और एक पल में द्वार खुल गया। चमचमाती रोशनी, घूमते प्रतीक, हवा में तेजी से दौड़ती ऊर्जा, सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जो किसी सामान्य मनुष्य को पागल कर सकता था। लेकिन आर्या के भीतर कुछ शांत था, जैसे उसने यहीं आना था। द्वार के उस पार धुंध थी, सुनहरी, नीली, बैंगनी रंगों की परतें और उनके भीतर छुपा एक पूरा संसार। लियोन ने कदम बढ़ाया। हम सब साथ जाएंगे, सोफिया बोली। हाँ, क्योंकि अगर ये द्वार खुला है तो इससे जुड़ा खतरा भी जाग चुका है। आर्या ने धीरे से आगे बढ़कर उंगलियां रोशनी में डुबोई। रोशनी उसे काट नहीं रही थी, वह नर्म, गर्म और स्वागत करती हुई थी। उस क्षण उसे एक एहसास हुआ, फीनिक्स की शक्ति इसी दुनिया से आई है और उसे वहीं लौटना था। आर्केनो वर्ल्ड, पहली झलक। जैसे ही तीनों द्वार से गुजरे, चारों तरफ इतना प्रकाश फैल गया कि कुछ दिखना संभव न था। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और दृश्य स्पष्ट हुआ। पहली सांस में ही लगता था कि यहाँ की हवा अलग थी, हल्की, जादुई, शक्तिशाली। पेड़ चमक रहे थे, पत्तियां हवा में नृत्य कर रही थीं, लेकिन उनकी सरसराहट संगीत की तरह थी। आकाश 2 भागों में बटा था, आधा नीला, आधा सुनहरा। दूर एक तैरता हुआ पर्वत चमक रहा था। आर्या ने चकित होकर कहा, यह दुनिया जादू से बनी है। लियोन ने धीरे से हाँ कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। ये सुंदर है लेकिन खतरनाक भी। सोफिया ने सामने देखा। 4 रास्ते फैले थे, हर रास्ते पर एक अलग रंग की लहर उठ रही थी। लार्ज सर्कल आग, लार्ज सर्कल जल, पृथ्वी, हवा, चारों तत्वों की अपनी अपनी दिशा। सोफिया ने विस्मय से कहा, एलिमेंटोरिया, तत्वों का शहर सही में मौजूद है। आर्या ने पूछा, क्या हम वहां जा रहे हैं? लियोन ने कहा, हाँ, और लगता है कोई हमें पहले से जानता है। आर्या ने देखा, चारों रास्तों के संगम पर एक विशाल द्वार था, जिसके ऊपर चमकता हुआ लिखा था, स्वागत है, फीनिक्स की धारक। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। आर्या के भीतर हलचल होने लगी, उत्साह, डर, आश्चर्य और किसी अनजाने भाग्य की पुकार। सोफिया ने धीमे से कहा, आर्या, लगता है तुम्हारे आने की भविष्यवाणी पहले से थी। लियोन ने तलवार की पकड़ कसते हुए कहा, और अगर भविष्यवाणी सच है तो बहुत बड़े युद्ध का आरंभ होने वाला है। आर्या ने आगे कदम बढ़ाए, धीमी पर दृढ़। तो शुरुआत होने दो। और जैसे ही उसने तत्वों के शहर की ओर पहला कदम रखा, जमीन हल्की सी चमक उठी, आकाश में फीनिक्स की आकृति उभरी और पूरी दुनिया जैसे उसके आगमन का स्वागत करने लगी। अध्याय 32, तत्व अधिष्ठानों का शहर। आर्केनो वर्ल्ड में उनका पहला कदम अभी स्थिर भी नहीं हुआ था कि चारों दिशाओं से आती ऊर्जा की तरंगे उनके पैरों के नीचे मिट्टी को कंपन कराने लगी। हवा में धुएं की हल्की खुशबू थी, पर उसमें खतरा नहीं था, बल्कि जैसे किसी नए सफर की शुरुआत का स्वागत हो। आर्या ने चारों ओर देखा। ये दुनिया किसी भी कहानी में पढ़ी गई दुनिया से अलग थी। रंग, आवाजें, हवाएं और जमीन, सब में जीवंत जादू धड़क रहा था। उसके सामने 4 रास्ते फैले हुए थे, प्रत्येक एक तत्व की ओर जाता हुआ, आग, जल, वायु और पृथ्वी। हर रास्ता अलग अलग ऊर्जा से चमक रहा था। सोफिया ने आश्चर्य से फुसफुसाया, इतनी विविध दुनिया मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लियोन और आगे बढ़ा। नक्शे के अनुसार हमें आग और बाकी तत्वों के संगम पर बने शहर एलिमेंटोरिया जाना है। आर्या ने थोड़ा असहज होकर पूछा, और वह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? लियोन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारी शक्ति को समझना है, और ये दुनिया शायद तुम्हें खुद तुम्हारी पहचान बताए। यात्रा की शुरुआत, वे आग की दिशा वाले रास्ते पर चले। ये रास्ता लाल लपटों की तरह चमक रहा था, लेकिन गर्म नहीं था, बल्कि जैसे ऊर्जा की गर्माहट दे रहा था। थोड़ी दूर चलते ही पेड़ बदलने लगे। उनकी पत्तियां लाल, सुनहरी और कभी कभी काली चिंगारियों से भरी हुई थीं। आर्या ने उनमें से एक पत्ती छूने की कोशिश की। पत्ती ने छोटी सी आवाज में टिंक किया और उसके छूते ही चमक उठी। ये पत्तियां जिंदा हैं, आर्या फुसफुसाई। सोफिया हंस दी, यहाँ सब कुछ जिंदा है, यहाँ तक कि जंगल भी अपनी मर्जी रखते हैं। वह आगे बढ़ी।
जंगल धीरे धीरे पतला होने लगा और सामने अचानक आकाश का दृश्य समझ से परे हो गया। एलिमेंटोरिया तत्वों का शहर। दूर तक फैला हुआ एक विशाल शहर, जहां हर इमारत जादू की अलग शक्ति से बनाई गई थी। आग का सेक्शन लाल और सुनहरे पत्थरों से बना था। जल का सेक्शन नीले तरल कांच की इमारतों से। हवा का सेक्शन तैरते हुए घरों से। और पृथ्वी का सेक्शन ऊंचे ऊंचे पत्थर पर्वत जैसे मकानों से। हर रास्ता एक गोल मैदान केंद्र की ओर जाता था, जहां एक विशाल ऊर्जा स्तंभ खड़ा था। यह ऊर्जा स्तंभ 4 तत्वों की शक्ति को जोड़कर पूरे शहर को संतुलित रखता था। आर्या के मुंह से निकला, मैंने कभी इतना अद्भुत कुछ नहीं देखा। लियोन बोला, स्वागत है एलिमेंटोरिया में। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संतुलित जादुई शहर है। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, लोगों की नजरें उन पर आने लगी। उनकी पोशाक, उनका अस्तित्व सब अलग था। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आया, जब एक छोटे बच्चे ने आर्या की ओर देखा और चिल्लाया, फीनिक्स! वो फीनिक्स की शक्ति वाली लड़की है। कुछ ही क्षणों में पूरी भीड़ जमा हो गई। लोग विस्मय, उत्सुकता और कुछ डर से उसे देखने लगे। चिंगारियां हवा में उछलने लगीं, जैसे आग खुद उसे पहचान रही हो। आर्या एक कदम पीछे हटी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक बुजुर्ग आग जादूगर आगे आया और घुटनों पर झुक गया। फीनिक्स की धारक, आपने आखिरकार आकर 4 तत्वों को प्रकाश दिया। आर्या चौंक गई। मैं किसी प्रकाश की वाहक नहीं हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, आपके भीतर आग की वह ऊर्जा है, जो सदियों से खोई हुई थी। लियोन ने आर्या की रक्षा में खड़ा होकर कहा, इसे भविष्यवाणी का विषय मत बनाइए। हम यहाँ सीखने आए हैं। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, तो सीखने की शुरुआत अभी होने वाली है। तत्व परिषद का संदेश। शहर के बीचों बीच एक विशाल हॉल बना था, जहां चारों तत्वों का प्रतीक चमकता था। नई ऊर्जा तरंगें हवा में दौड़ रही थीं, जैसे शहर ने उनकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। हॉल के द्वार अचानक अपने आप खुल गए। अंदर से एक आवाज आई, आर्या ऑफ द फीनिक्स तत्व परिषद आपको बुला रही है। आर्या स्तब्ध रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में कदम रखते ही उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। सोफिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरना मत, तुम अकेली नहीं हो। वे हॉल में दाखिल हुए। चारों ओर तत्वों के अधिष्ठानों के प्रमुख बैठे हुए थे। आग, जल, हवा और पृथ्वी के महारथी। उनकी आंखों में वर्षों का ज्ञान था, और उनकी उपस्थिति ही कमरे को स्थिर बनाए हुए थी। आग अधिष्ठान की प्रमुख ने कहा, फीनिक्स की लड़की, तुम्हारा आगमन लिखा हुआ था। जल अधिष्ठान का प्रमुख बोला, और हमारी दुनिया में हाल के समय में जो हलचल हुई है, उसका संबंध तुमसे है। आर्या कांप गई। मैंने कुछ नहीं किया। हवा अधिष्ठान की प्रमुख ने कहा, तुम्हारी उपस्थिति ही ऊर्जा संतुलन को बदल देती है। ये शक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है। पृथ्वी अधिष्ठान का मुखिया गरजता हुआ बोला, और हमें जानना है कि तुम इस शक्ति का बोझ उठा भी सकती हो या नहीं। लियोन एक कदम आगे बढ़ा। आर्या सिर्फ एक लड़की है। उसे हथियार की तरह मत देखिए। परिषद की चारों आंखें उस पर टिक गईं। हम उसे हथियार नहीं, आशा मानते हैं, आग अधिष्ठान प्रमुख बोली। क्योंकि अंधकार बढ़ रहा है, और वह सिर्फ उसके आने से रुकेगा जिसकी आभा फीनिक्स की जैसी हो। फिर जल अधिष्ठान प्रमुख ने कहा, लेकिन उससे पहले उसकी परीक्षा होगी। तुम सबको। आर्या का दिल धड़कने लगा। कौन सी परीक्षा? आग प्रमुख ने धीरे से उत्तर दिया, एलिमेंटोरिया में हर शक्ति के स्वामी का परिचय उसकी क्षमता से होता है। तुम्हें भी अपनी आग को नियंत्रित करना होगा और साबित करना होगा कि तुम इस शक्ति की अधिकारी हो। सोफिया फुसफुसाई, तुम ऐसा कर सकती हो, मैं जानती हूँ। लियोन ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ी। हम तुम्हारे साथ हैं। परिषद ने हाथ उठाया। आर्या, एलिमेंटोरिया तुम्हें उसका पहला सम्मान देता है। तुम तत्वों के बीच मान्य हो, लेकिन अभी अधिष्ठान तक पहुंचने के योग्य नहीं। आर्या ने सिर झुकाया। मैं सीखना चाहती हूँ, सही उपयोग करना चाहती हूँ। आग प्रमुख मुस्कुराए। तो स्वागत है तत्व अधिष्ठानों के शहर में। शहर का जीवन। परिषद से निकलने के बाद तीनों का मन भारी था, लेकिन हवा में जो ऊर्जा थी, वह उत्साह पैदा कर रही थी। वे अब शहर के केंद्र में पहुंचे, जहां चारों तत्वों के अभ्यास मैदान थे। आग का मैदान, लाल धरती और लपटें। जल का मैदान, बहते तरल कांच के तालाब। हवा का मैदान, तैरते प्लेटफॉर्म। पृथ्वी का मैदान, पत्थर और धातु को आकार देने वाली ऊर्जा। लोग अभ्यास कर रहे थे। किसी के हाथों में लपटें नृत्य कर रही थी। किसी के इशारे से पानी तलवार बन रहा था।
किसी के कदम से हवा का तूफान उठता था और किसी के मुंह से जमीन कांपती थी। सोफिया चौड़ी आंखों से बोली, मैं तो सोचती थी जादू सिर्फ किताबों में सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति किसी दंत कथा जैसा है। लियोन हंसा, ये दुनिया कौशल पर टिकी है। हर कोई शक्ति सीखता है, लेकिन यहाँ का नियम है शक्ति का संतुलन। आर्या ने धीरे से पूछा, तो मेरी पहली सीख कब शुरू होगी? उनके पीछे एक ठंडी गहरी आवाज गूंजी। अभी। वे मुड़े। एक युवा जादूगर खड़ा था। उसकी आंखें नीली थीं, गहरी और पारदर्शी। उसके वस्त्र नीले जल कपड़े के बने थे और उसके आसपास पानी की छोटी छोटी बूंदें तैर रही थीं, जैसे वे उसकी ऊर्जा से बंधी हो। वह बोला, मैं लिसेंद्र हूँ, जल अधिष्ठान का शिष्य। और तुम, आग की धारिक। तुम्हारी शक्ति शहर की शांति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मेरी एक शर्त है। सोफिया ने आंखें सिकोड़ कर कहा। और वह क्या? लिसेंद्र ने भूमि पर जल की लहर फैलाते हुए कहा। तुम मुझसे द्वंद्व करोगी। अगर तुम अपनी शक्ति को संतुलित दिखा सको, तो मैं तुम्हें परिषद की मार्गदर्शन परीक्षा के योग्य मानूंगा। आर्या स्तब्ध रह गई। मैं लड़ना नहीं चाहती, लिसेंद्र ने शांत पर कठोर आवाज में कहा। तुम चाहे चाहो या नहीं, तुम्हारी आग लड़ती है। हम उसकी मार सहना नहीं चाहते। इसलिए या तो इसका नियंत्रण दिखाओ, या एलिमेंटोरिया तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लियोन आगे बढ़ा। तुम उसकी परीक्षा नहीं ले सकते। लिसेंद्र ने हाथ उठाया। ये शहर की परंपरा है, और आग की शक्ति हमेशा पहले जल अधिष्ठान से ही परीक्षित होती है। सोफिया ने चिंतित होकर आर्या का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम तैयार हो? आर्या ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक ऑरेंज चमक धड़कने लगी। फीनिक्स की शक्ति। हाँ, उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। मैं तैयार हूँ। लिसेंद्र ने पूछा, तो आग की लड़की, क्या तुम संतुलन साबित करोगी? आर्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदम के नीचे धरती चमक उठी। हाँ, क्योंकि अब मैं भागूंगी नहीं। लिसेंद्र की आंखों में हल्की सी प्रशंसा की चमक उभरी, लेकिन वह छिपा गया। अध्याय 33 परिषद का निर्णय। एलिमेंटोरिया का नगर अभी भी उस रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसने आर्या को पहली बार इस दुनिया में कदम रखते ही चौंका दिया था। आसमान में तैरते घर, हवा में तैरते पुल, आग के स्तंभों से जलते रास्ते, पानी की सतह पर लहरों जैसा कांपता बाजार, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जो किसी भी कल्पना से बड़ी थी। परंतु आज ये शहर सामान्य से अधिक शांत लग रहा था, जैसे हवा खुद अपनी सांसें रोककर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। आर्या, सोफिया और लियोन परिषद भवन की ओर बढ़ रहे थे, वह भवन जो शहर के मध्य आकाश में तैरते एक विशाल पारदर्शी गोले के भीतर बसा था। गोला हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था, मानो उसके भीतर किसी महान शक्ति की नाड़ी धड़क रही हो। लियोन ने धीमे स्वर में कहा, आर्या, तैयार हो। परिषद का निर्णय हल्का नहीं होता। आर्या ने गहरी सांस ली। अगर वे मेरे बारे में कुछ जानते हैं, तो मुझे भी जानना होगा। मैं जितनी देर अज्ञात में रहूंगी, खतरा उतना ही बढ़ेगा। सोफिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम तीनों साथ हैं। जो भी सामने आएगा, उसका सामना मिलकर करेंगे। वे आगे बढ़े। परिषद भवन का प्रवेश। जैसे ही वे भवन के द्वार के पास पहुंचे, 4 अलग अलग तत्वों के बनावट वाले पहरेदार प्रकट हुए। एक जल से बना तरल पर साफ आकृति, एक आग से बना लाल जलती आंखों वाला, एक हवा से बना लगभग अदृश्य बादल जैसी आकृति, और एक पृथ्वी से बना कठोर और विशाल। चारों ने एक साथ ऊंची, गूंजती आवाज में कहा, एलिमेंटोरिया परिषद आपका स्वागत करती है। प्रवेश दीजिए। द्वार हवा में घुल गया। तीनों अंदर प्रवेश करते ही स्तब्ध रह गए। अंदर का हाल असंभव रूप से विशाल था, बाहर से कहीं ज्यादा। यह एक गोलाकार दीर्घा थी, जिसके चारों ओर 20 से अधिक आसन हवा में तैर रहे थे, और प्रत्येक आसन पर कोई न कोई तत्व मास्टर बैठा था। हवा में रंगीन जादू के कण चमक रहे थे। बीच में एक गोलाकार मंच था, और उसी मंच पर उनके लिए जगह बनाई गई थी। जैसे ही वे खड़े हुए, सारा हाल उजाला बन गया। केंद्र से एक आवाज आई, गहरी, समझदार, प्राचीन। आर्या, फीनिक्स की शक्ति वाली बच्ची, परिषद ने तुम्हें बहुत पहले से महसूस किया है। आर्या चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? एक वृद्ध आग तत्वी, जिसकी दाढ़ी लाल, आंखें चौड़ी और चेहरा चमकदार आग जैसा था, बोल उठा। हम तुम्हारी शक्ति को तब से महसूस कर रहे हैं जब तुम जन्मी भी नहीं थी। फीनिक्स की शक्ति केवल हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेती है। जल तत्व की परिषद प्रमुख, नीली झिलमिलाती आकृति वाली महिला बोली।
पर तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, अंधकार है। सोफिया और लियोन दोनों एक साथ सिहर उठे। आर्या ने पूछा, यह अंधकार कौन सा? क्या ये वही है जो मेरे महल को धमका रहा है? पृथ्वी तत्व के प्रमुख ने एक विशाल पाषाण जैसे वृद्ध धीमे पर गूंजते स्वर में कहा, यह अंधकार कोई साधारण शक्ति नहीं। यह उसी प्राचीन अंधकार का पुनर्जागरण है जिसे हजारों साल पहले फीनिक्स ने बंद किया था। भविष्यवाणी का खुलासा। हवा तत्वी परिषद प्रमुख, एक पारदर्शी तैरती हुई स्त्री धीमी हवा जैसी आवाज में बोली, भविष्यवाणी कहती है, एक दिन फीनिक्स की आग फिर जन्म लेगी। उस आग का धारक ही अंधकार के द्वार को बंद कर सकेगा, और दोनों दुनिया, मानव और आर्केनो, उसी पर निर्भर होंगी। आर्या कुछ क्षण चुप रही। उसने धीरे से कहा, तो ये सब मेरे कारण हो रहा है? जल तत्व प्रमुख ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे कारण नहीं। तुम्हारे कारण बचाव संभव है। लियोन कदम आगे बढ़ाकर बोला, लेकिन यह अंधकार आर्केनो वर्ल्ड पर क्यों हमला करेगा? वाल्थोर आग तत्व प्रमुख ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा महल दो दुनियाओं के बीच का प्रवेश द्वार है। जो वहां छिपा है वह अंधकार का लक्ष्य है। आर्या का दिल धड़क उठा। मेरे माता पिता, उन्होंने क्या छुपाया था? खोई हुई सच्चाई। परिषद प्रमुखों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर पृथ्वी प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे माता पिता मानव नहीं थे। वे दोनों रक्षक थे, आर्केनो वर्ल्ड और मानव दुनिया के बीच संतुलन को संभालने वाले। आर्या स्तब्ध रह गई। सोफिया के मुंह से ओह निकल गया। लियोन का चेहरा कठोर हो गया। आग तत्व प्रमुख ने आगे कहा, तुम्हारी मां में फीनिक्स की आशीष थी, वही शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे पिता के पास प्राचीन ज्ञान का उत्तराधिकार था। दोनों ने मिलकर अंधकार को दूर रखा था। आवाज धीमी हो गई, पर किसी ने उन्हें धोखा दिया। आर्या के दिल पर किसी ने छुरा सा मारा। कौन? उसकी आवाज कांप गई। जल तत्व प्रमुख ने आंखें बंद कर ली। हम नहीं जानते, पर छाया बहुत पुरानी है, और वह अब लौट रही है। परिषद का निर्णय। हवा तत्व प्रमुख उठ खड़ी हुई। उसके हाथ हवा में लहराए और एक चमकदार प्रतीक बन गया। ये फीनिक्स के पंखों जैसा था, जलती हुई सुनहरी आकृति। आर्या, तुम्हें 3 निर्णय एक साथ दिए जा रहे हैं। परिषद हॉल में धीरे धीरे गूंज उठी। पहला, तुम्हें अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। फीनिक्स की आग जितनी शक्तिशाली है, उतनी विनाशकारी भी। आग प्रमुख ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरा, तुम्हें उन स्थानों की यात्रा करनी होगी जिन्हें फीनिक्स ने अपने आखिरी दिनों में चिन्हित किया था। सोफिया ने आश्चर्य से पूछा, कौन से स्थान? हवा का मंदिर, पानी का समुद्री गर्भ, पृथ्वी का हृदय, और आग का अभयारण्य। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। हर स्थान का नाम सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और तीसरा, ये कहते ही पूरा हाल शांत हो गया। सभी प्रमुखों की निगाहें आर्या पर टिक गईं। तुम्हें फीनिक्स की उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। 3 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर दर्शकों में लहर दौड़ गई। सोफिया की सांस रुक गई। लियोन ने आर्या की ओर देखा, और आर्या के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर अचानक किसी ने पहाड़ रख दिया हो। मैं तैयार नहीं हूं, वह फुसफुसाए। आग प्रमुख आगे बढ़े। उनकी ज्वलंत आंखें आर्या में उतरती चली गईं। शक्ति कभी तैयार होने की प्रतीक्षा नहीं करती, आर्या। यह उसी को चुनती है जो उसके योग्य हो। आर्या ने धीरे से सिर झुकाया। और यदि मैं असफल हुई, जल प्रमुख ने कहा, तो दोनों दुनिया अंधकार में डूब जाएंगी। चेतावनी। हवा की परिषद प्रमुख अचानक कांप उठी। उसकी आंखें एक ओर घूमी, मानो उसे कोई दृश्य दिख रहा हो। अंधकार, उसने फुसफुसाया, ये यहां तक आ गया है। पूरा हाल गूंजने लगा। जादुई दीवारों पर काली धुंध की लहरें उभर उठी। पृथ्वी प्रमुख दहाड़े, ये भविष्य की छाया है, हमारा समय सीमित है। जल की प्रमुख ने कहा, आर्या, तुम्हें तुरंत यात्रा शुरू करनी होगी। पर कहां? आर्या ने पूछा। हवा प्रमुख ने अपना हाथ उठाया और एक नक्शा बनाया। आकृति प्रकाश से बनी थी, हवा की तरह हिलती, बदलती। इस नक्शे में 4 दिशाओं में 4 रास्ते चमक रहे थे। पहली यात्रा, हवा का मंदिर। स्काई क्रिस्टल प्राप्त करो। सोफिया आगे बढ़ी। हम आपके साथ हैं, आर्या। लियोन ने मुट्ठी कसी। जो भी आएगा, हम सामना करेंगे। आर्या ने नक्शा अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें एक तेज, गर्म रोशनी फैल गई, फीनिक्स की आग। सभी प्रमुख एक साथ बोले, फीनिक्स की उत्तराधिकारी, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है।
अंतिम क्षण अंधकार की झलक। जैसे ही आर्या, सोफिया और लियोन बाहर निकलने लगे, अचानक पूरा हाल अंधेरा हो गया। एक आवाज गहरी, भयावह, दूर से आती प्रकट हुई। तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। आर्या रुक गई। वह आवाज इतनी परिचित क्यों थी? छाया की एक आकृति क्षण भर को दिखाई दी। लंबी, काली, चमकती लाल आंखों वाली। आओ आर्या, जितना तुम सीखोगी मैं उतना ही करीब आता जाऊंगा। फिर आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। आर्या ने धीरे से फुसफुसाया, तुम कौन हो? लेकिन उत्तर केवल खाली अंधकार था। परिषद प्रमुखों ने एक साथ कहा, ये वही छाया है, भविष्य का खतरा, अंधकार का स्वामी। आर्या ने नक्शा कसकर पकड़ लिया। फिर तो मुझे जल्दी करनी होगी। उसकी आंखों में फीनिक्स की आग चमक उठी। और इसी के साथ अध्याय 34 जल जादूगर का चैलेंज। एलिमेंटोरिया की चमकदार गलियों में सुबह का सूरज नीले और चांदी जैसी रोशनी फैलाता हुआ उभर रहा था। हवा में एक नमी थी, जैसे रात भर की ठंडक पानी की महीन बूंदों में जमकर अब धूप के स्पर्श से चमक उठी हो। आर्या, सोफिया और लियोन परिषद भवन से लौटने के बाद महल के अतिथि आवास में आराम कर रहे थे, पर किसी के भी चेहरे पर आराम के भाव नहीं थे। आने वाले दिनों की यात्रा, हवा के मंदिर, स्काई क्रिस्टल और अंधकार की छायाओं का पीछा, इन तीनों पर एक भारी बोझ की तरह टंगी हुई थी। लेकिन इससे पहले उन्हें एक और चुनौती का सामना करना था। जल तत्व के महान जादूगर लिसेंद्र का चैलेंज। परिषद ने कल रात ही संदेश भेजा था। फीनिक्स की उत्तराधिकारी को चारों तत्वों के संतुलन की परीक्षा देनी होगी, और पहली परीक्षा जल तत्व की होगी। लियोन ने आर्या को चेताया था, लिसेंद्र बहुत शक्तिशाली है और आग के जादू को शक की नजर से देखता है। वह आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। सोफिया ने सिर हिलाया था। वह तुम्हें हराना नहीं चाहता, आर्या, वह तुम्हें परखना चाहता है। लेकिन ये परख आसान नहीं होगी। और अब, सुबह की धूप के बीच, तीनों उसी दिशा में चल रहे थे जहां एलिमेंटोरिया का विशाल जलगृह स्थित था। एलिमेंटोरिया का पूर्वी हिस्सा जल तत्व का था, पूरी तरह पानी पर तैरती संरचनाएं, पानी की दीवारों वाली इमारतें, और रास्ते जो पानी के ऊपर हल्के से तरल पुलों की तरह बनते थे। जैसे ही तीनों पानी के क्षेत्र में पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। हल्की धुंध उनके चारों ओर उठने लगी। नीचे गहरे नीले पानी में अनगिनत जादुई मछलियां चमक रही थी जो पानी के भीतर तारों की तरह तैर रही थी। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह हर बार नई लगती है। लियोन ने सिर हिलाया, और हर बार खतरनाक भी। आर्या चुपचाप आगे देख रही थी। वहां, दूर क्षितिज पर एक विशाल जल गुंबद चमक रहा था। वह आकाश तक उठता था और उसकी सतह लगातार लहरों की तरह हिलती रहती थी। धूप उस पर रंग बिरंगे इंद्रधनुष उभारती थी। वही था लिसेंद्र का जलगृह। जैसे जैसे वे करीब जाते गए, एक विशाल जल तत्वी प्रैरी उभर आया। वह पूरी तरह तरल था, उसकी आंखें दो चमकते गोले थीं। फीनिक्स की उत्तराधिकारी, जल महागुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रेरी किनारे हट गया और पानी खुद ब खुद रास्ता बनाता गया, नीले प्रकाश से झिलमिलाता हुआ एक मार्ग। आर्या ने गहरी सांस ली और तीनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही लगता था जैसे वे एक विशाल महासागर में खड़े हों। चारों ओर पानी, सिर्फ पानी। नीचे, ऊपर, बाएं, दाएं, हर जगह नीला संसार। लेकिन वे डूब नहीं रहे थे, बल्कि पानी ने उन्हें सहारा दे रखा था, जैसे वह उन्हें पकड़कर खड़ा किए हुए हो। कुछ ही क्षण बाद, उनके सामने एक आकृति उभरी। वह धीरे धीरे पानी के भंवर जैसा घूमकर आकार ले रही थी। एक लंबा, पतला शरीर, नीले चमकते वस्त्र और आंखें जो गहरे समुद्र जैसी गहराई लिए थी। मैं हूं लिसेंद्र, जल तत्व का महागुरु। उसकी आवाज वैसी थी जैसे शांत झील पर हवा का झोंका, मधुर पर भीतर ठंडी शक्ति से भरी। आर्या ने सम्मान से सिर झुकाया। लिसेंद्र महागुरु, मैंने सुना है कि आप मुझे चुनौती देने वाले हैं। लिसेंद्र ने उसकी ओर देखा, ठंडे, शांत पर तीक्ष्ण नेत्रों से। आग, फीनिक्स की आग। तुम उस शक्ति की उत्तराधिकारी हो जिसने कभी जल, वायु और पृथ्वी को चुनौती दी थी। और आज तुम मेरे जल क्षेत्र में कदम रख चुकी हो। परीक्षा अनिवार्य है। सोफिया तुरंत बोली। लेकिन महागुरु, आग और पानी दोनों। लिसेंद्र ने बिना उसकी बात सुने हाथ उठाया। पानी की दीवारें हल्के से कांप उठी। आग और पानी एक दूसरे के विरोधी नहीं। विरोधी है अहंकार। उसने आर्या की ओर देखा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम आग को नियंत्रित करती हो, ना कि आग तुम्हें। आर्या ने दृढ़ता से कहा। मैं तैयार हूं। लिसेंद्र ने हाथ फैलाया, और पूरा जल गुंबद अचानक सिमटकर एक विशाल अखाड़े का रूप ले लिया।
अब वहां पानी का तैरता हुआ मंच था और उसके चारों ओर लगातार घूमती जल लहरें जो एक छोटी सी चूक पर किसी का भी निगल सकती थी। लिसेंद्र सामने खड़ा हो गया। परीक्षा 3 भागों में होगी। पहला संतुलन, दूसरा संयम, तीसरा सत्य। लिसेंद्र ने हाथ उठाया और पानी का एक गोला आर्या की ओर दौड़ा। वह तेज था, बिजली से भी तेज। आर्या पीछे हटने की कोशिश करती पर लियोन चिल्लाया, आर्या, ध्यान से पानी को रोकने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो। आर्या ने तुरंत आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से हल्की सी गर्माहट निकली, आग नहीं, सिर्फ गर्म हवा। पानी ने टकराने के बजाय उसके हाथ को छुआ और शांत हो गया। सोफिया ने आश्चर्य से कहा, तुमने संतुलन पा लिया। लिसेंद्र की आंखों में पहली बार नरमी आई, पर अब दूसरी लहर आई, पहली से दोगुनी बढ़ी, और फिर तीसरी, तीनों दिशाओं से। आर्या ने खुद को केंद्र में स्थिर किया। उसके पैरों के नीचे से हल्की आग उठी, पर उसने उसे पूरी तरह नियंत्रित रखा, धुआं भी नहीं उठने दिया। तीनों पानी की धाराएं उसे छूती हुई निकल गईं, जैसे उसने उनके स्वभाव को स्वीकार कर लिया हो। परीक्षा पूरी हुई। लिसेंद्र ने सिर हिलाया। संतुलन उत्तम है, लेकिन अगली परीक्षा कठिन है। लिसेंद्र ने हाथ उठाया और पानी की सतह पर अचानक दृश्य उभरने लगे। आर्या का अतीत, महल में उसका संघर्ष, माता पिता का खोना, छाया का हमला, और वह रात जब उसने पहली बार बिना नियंत्रण के शक्ति प्रकट की थी। आर्या कांप गई। ये मेरा अतीत, लिसेंद्र बोला। संयम का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें स्वीकार करना है। दृश्य अचानक बदल गया। अब आर्या ने खुद को अंधकार की छाया से फिर घिरा देखा। छाया फुसफुसा रही थी, तुम असफल हो जाओगी, तुम किसी की रक्षा नहीं कर पाओगी। आर्या की सांसें तेज हो गईं। सोफिया और लियोन उसकी ओर दौड़ना चाहते थे, लेकिन पानी की दीवारों ने उन्हें रोक लिया। आर्या, लियोन चिल्लाया, ये सिर्फ भ्रम है, इससे बाहर आओ। पर आर्या के मन में आग भड़क उठी। उसने चीखते हुए हाथ फैलाया और एक तेज आग का विस्फोट हुआ। पानी उबलने लगा। लिसेंद्र की आंखें कठोर हो गईं। अगर आग बढ़ी तो जल ग्रह टुकड़ों में बिखर जाएगा। पर तभी आर्या रुकी। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने अपने भीतर की आग को कैद नहीं किया, बल्कि उससे बात की। मैं जानती हूं तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो, पर मैं तुम्हें नियंत्रण के बिना नहीं छोड़ सकती। उसकी हथेली की गर्मी मध्यम हो गई। पानी में उबलन थम गई। अंधकार की छाया गायब हो गई। लिसेंद्र के चेहरे पर संतोष था। तुमने अपनी शक्ति को आदेश दिया, उसने तुम्हें नहीं। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। ये सबसे कठिन थी। लिसेंद्र ने आगे बढ़कर आर्या के सामने एक छोटी, चमकदार जल गेंद रखी। इसमें तुम्हारे मन का सबसे गहरा सत्य प्रकट होगा। अगर तुमने उससे मुंह मोड़ा, तो शक्ति तुम्हें छोड़ देगी। आर्या ने गेंद को छुआ। पानी की परतें हटने लगी और उसमें एक आकृति बनी। वह लड़की, आर्या खुद, पर उसका चेहरा उदास था। मैं डरती हूँ, आवाज आई। आर्या कांप गई। वह ये देखने की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं डरती हूँ कि मैं अपने माता पिता की तरह असफल हो जाऊंगी। सोफिया और लियोन सन रह गए। मैं डरती हूँ कि अंधकार मुझे तोड़ेगा और मैं खुद आग बनकर सबको जला दूंगी। पानी की आकृति टूटने लगी, लेकिन आर्या ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। हाँ, मैं डरती हूँ, पर डर का मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मैं आगे बढ़ूंगी, और अगर आग मुझे गिराना चाहेगी तो मैं उसे उठना सिखाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, पानी की आकृति चमक उठी और गायब हो गई। लिसेंद्र ने गहरी सांस ली। तीसरी परीक्षा पूर्ण। तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, और इसलिए तुम आग की नहीं, स्वयं की स्वामी हो। पानी की दीवारें हट गईं। अखाड़ा शांत हो गया। लिसेंद्र आर्या के पास आया और उसके सामने घुटने टेक दिए। सोफिया और लियोन दोनों चौंक गए। महागुरु, आप, लिसेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, फीनिक्स की उत्तराधिकारी, आज से जल तत्व तुम्हारी सहयोगी शक्ति बनेगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर नीली चमकती बूंद थी। शुद्ध जल ऊर्जा, यह मेरी स्वीकृति है। उसे इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें जल के दिल की शक्ति की आवश्यकता हो। आर्या ने वह बूंद अपने हाथ में ली और महसूस किया कि पानी उसके भीतर हार्मनी की तरह घुल गया है। अब उसके पास आग और जल दोनों का संतुलन था। लिसेंद्र ने अचानक गहरी सांस ली, मानो उसने अभी कुछ महसूस किया हो। अंधकार, उसकी आवाज धीमी थी, तीव्र हो रहा है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। आर्या ने तुरंत पूछा, कहाँ? लिसेंद्र की आंखें काली हो गईं।
कुछ पल बाद उन्होंने सामान्य रूप लिया। वह हवा के मंदिर की दिशा में जा चुका है। आर्या, तुम्हें तुरंत निकलना होगा, वरना स्काई क्रिस्टल खतरे में पड़ जाएगा। सोफिया और लियोन ने आर्या की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। आर्या ने लिसेंद्र को नमन किया। धन्यवाद जल गुरु, मैं आपकी शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगी। लिसेंद्र ने हल्की मुस्कान दी। जाओ और याद रखना, पानी हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। तुम भी ढूंढ लोगी। आर्या, सोफिया और लियोन मुड़े और हवा के मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, आकाश अचानक काला हुआ और दूर कहीं एक अंधेरी छाया दिखाई दी। उसने फुसफुसाया, तुम मुझे रोक दोगी, आर्या? आर्या की मुट्ठी कस गई। हाँ, मैं यही करने वाली हूँ। और इसी संकल्प के साथ तीनों हवा के मंदिर की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अध्याय 35 हवा के मंदिर की यात्रा। एलिमेंटोरियम में सुबह अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी, लेकिन आसमान के रंग बदलने लगे थे, नीले से हल्का चांदी और फिर धूप जैसी चमक में ढलते हुए। हवा में एक अजीब सा कंपन था, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे नगर में लहर की तरह घूम रही हो। इतने विशाल शहर में भी आज का दिन अलग था, क्योंकि आज आर्या, सोफिया और लियोन हवा के मंदिर की यात्रा पर निकलने वाले थे। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ साहस नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा लेती है। आर्या अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी लंबे समय तक बाहर की ओर देखती रही। सामने फैलता हुआ एलिमेंटोरिया किसी चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता। ऊंचे टावरों पर नीलवर्णी रोशनी दपक पाती थी, गलियों की हवा में चमकदार कण तैर रहे थे, और दूर पहाड़ियों के ऊपर बादल ऐसे ठहरे थे जैसे हवा ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। सोफिया ने पीछे से आकर कहा, तैयार हो? उसकी आवाज में उत्सुकता से ज्यादा चिंता छिपी हुई थी। आर्या ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम जानती हो, मैं जितनी तैयार हो सकती थी उतनी हूं। लियोन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी कमर में बंधी छोटी तलवार चमक रही थी। हवा का मंदिर मजाक नहीं है, उसने कहा। कई जादूगर कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदे ही उसकी पहेलियां पार कर पाते हैं। और हम उन्हीं चुनिंदों में होंगे, आर्या ने दृढ़ता से कहा। तीनों परिषद के मैदान तक पहुंचे, जहां हवा तत्व के रक्षक उनका इंतजार कर रहे थे। हवा के योद्धा, जिन्हें एरोमिस्ट कहा जाता था, हल्के आसमानी रंग के परिधान पहने थे। उनके कपड़े हवा में ऐसे लहराते थे जैसे उनमें खुद हवा की शक्ति बसी हो। सबसे आगे खड़ी थी एलेंट्रा, हवा तत्व की मुख्य रक्षक। उसकी आंखें सफेद चमकती थीं और उसके चारों ओर हल्के भंवर बनते रहते थे। आर्या, उसने धीरे से कहा, फीनिक्स की उत्तराधिकारी, हवा के मंदिर की राह किसी के लिए सरल नहीं होती। तुम जाओगी, पर क्या लौटोगी, ये तुम्हारी आत्मा तय करेगी। आर्या उसके पास गई। मैं कोशिश नहीं करूंगी, उसने कहा, मैं सफल होकर लौटूंगी। एलेंट्रा मुस्कुराए। अच्छा संकल्प है। अब चलो, हवाएं तुम्हारा मार्ग तैयार कर चुकी हैं। एलेंट्रा ने अपना हाथ उठाया, और अचानक जमीन के नीचे से चमकदार रेखाएं उभरने लगी, ऐसे जैसे धरती पर किसी ने नीली रोशनी की नदियां बना दी हो। रेखाएं आगे की ओर बढ़ी, फिर हवा में उठी और एक घुमावदार पुल का आकार लेने लगी, जो धीरे धीरे आकाश की ओर उठता जा रहा था। लियोन हल्का सा हक्का-बक्का रह गया। ये रास्ता है या कोई जादुई जाल? हवा पर भरोसा करो, एलेंट्रा ने कहा। ये तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। आर्या ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। उसके पैर जैसे किसी ठोस सतह पर पड़ रहे थे, पर फिर भी हल्के हल्के नीचे डूबते हुए महसूस होते, मानो हवा उसे धीरे से पकड़ रही हो। सोफिया और लियोन पीछे पीछे चले। जब वे कुछ ऊंचाई पर पहुंचे, तो पूरा एलिमेंटोरिया उनके नीचे था, चमकदार, जादुई, विस्तृत। हवा तेज होने लगी थी। उसमें कुछ आवाजें थीं, जैसे हवा खुद बात कर रही हो। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम योग्य हो? ये शब्द सीधे कानों में नहीं, मन में गूंजते थे। आर्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ हवा की यात्रा नहीं, बल्कि मन की परीक्षा भी है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर पुल एक बड़े बादल के बीच जाकर रुक गया। वहां से आगे रास्ता हवा में तैरती एक चमकीली नीली धारा की तरह दिखाई दे रहा था। आर्या ने धीमे से कहा, ये नदी है। लियोन ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसकी उंगलियां उसके भीतर समा गईं। ये ऊर्जा है, हवा की शुद्ध ऊर्जा। सोफिया ने कहा, तो हमें इसी पर चलना है। आर्या ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ी, और जैसे ही उसका पैर उस नीली धारा पर पड़ा, पूरा दृश्य बदलने लगा। चारों ओर का आकाश घूमने सा लगा, जैसे वे स्थिर नहीं थे, बल्कि हवा के साथ तैर रहे थे। हवा का स्वाद बदल गया, कभी मीठा, कभी ठंडा, कभी तेज।
लियोन बोला, ये क्या हो रहा है? सोफिया ने उत्तर दिया, ये हवा का संसार है, यहाँ नियम अलग है। आर्या को कहीं दूर एक चमक दिखाई दी, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर सूर्य की किरणें। वही होगा हवा का मंदिर, उसने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा का रंग बदलने लगा। पहले हल्का नीला, फिर गहरा नीला, फिर बैंगनी और फिर बिल्कुल पारदर्शी। अचानक नदी कई दिशाओं में बढ़ गई। 10 अलग अलग चमकदार राहें, सभी दिखने में बिल्कुल एक जैसी। सोफिया ने तुरंत कहा, यह परीक्षा है, हवा कभी सीधा रास्ता नहीं देती। लियोन ने प्रत्येक दिशा की ओर देखा। तो सही दिशा कैसे चुने? आर्या ने अपनी आंखें बंद की। उसे हवा की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। द्रुत नहीं, शांत बनो। हवा को मजबूर मत करो। हवा तुम्हारे भीतर है। वह धीरे धीरे घूमी, अपने हाथ फैलाए, और अपनी हथेली में हल्की गर्माहट महसूस की। एक रास्ते से गर्म हवा आ रही थी, बहुत हल्की, पर मौजूद। ये रास्ता, उसने कहा। लियोन को विश्वास नहीं था। क्या तुम पक्की हो? बाकी 9 राहें भी एक जैसी दिखती हैं? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, नजर से नहीं, अनुभव से रास्ता चुनना पड़ता है। हवा देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। वे उसी मार्ग पर चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, बाकी 9 मार्ग धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगे। सोफिया ने राहत की सांस ली। तुमने बिल्कुल सही चुना, आर्या ने कहा। पहली परीक्षा पूरी, पर असली चुनौती अभी बाकी है। कुछ देर चलने के बाद हवा की नदी भूमि की ओर झुकने लगी। सामने एक विशाल खुला मैदान था, जिसके बीचों बीच एक अद्भुत द्वार खड़ा था, पूर्णतः हवा से बना हुआ, पर फिर भी इतना ठोस लगता था मानो कांच हो। द्वार के चारों ओर चांदी जैसी धाराएं घूम रही थी। उसके ऊपर शब्द चमक रहे थे, केवल वही प्रवेश पाएगा जिसका हृदय हवा जितना हल्का और इरादा हवा जितना दृढ़ हो। लियोन बोला, हवा जितना हल्का हृदय, इसका मतलब क्या है? सोफिया ने कहा, मतलब कोई भारी भय, भारी क्रोध या भारी लालच लेकर अंदर नहीं जा सकता। आर्या के चेहरे पर कुछ छिपी चिंता उभरी। उसे पता था कि उसके भीतर अभी भी अपने अतीत की ज्वालाएं हैं, दर्द, प्रतिशोध, असफलता का भय। उसने धीरे धीरे द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंची, द्वार की चांदी सी धाराएं उसका सामना करने लगी। हवा तेज हो गई, जैसे किसी तूफान का रूप ले रही हो। सोफिया चिल्लाए, आर्या, सावधान। लेकिन आर्या पीछे नहीं हटी। वह जानती थी, ये परीक्षा उससे ही संबंधित है। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत के दृश्य तैरने लगे। उसकी मौत, उसका पुनर्जन्म, उसका जला हुआ गांव, उसकी चीखें, फीनिक्स का दर्द, हर हार, हर संघर्ष, हर अकेलापन। हवा चिल्ला रही थी, तुम भारी हो, तुम भीतर बोझ छुपाए बैठी हो, तुम योग्य नहीं। आर्या की सांसें टूटने लगी। उसने दांत भींच लिए। नहीं, मैं भारी नहीं हूं, मैं आग हूं। और आग को हवा की जरूरत होती है, उसे डरने की नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली से एक छोटी, नियंत्रित ज्वाला निकाली, शांत, संतुलित, बिल्कुल बिना क्रोध की। ज्वाला हवा में फैल गई, हवा और आग एक दूसरे के साथ नाचने लगे। हवा का तूफान थम गया। द्वार चमक उठा। धीरे धीरे वह खुलने लगा, बिल्कुल किसी पंख की तरह। सोफिया हैरान रह गई। तुमने कर दिखाया, लियोन ने कहा। तुम सच में अलग हो, आर्या। आर्या ने गहरी सांस ली और पहले से ज्यादा शांत महसूस किया। चलो, उसने कहा, अब असली मंदिर शुरू होता है। तीनों द्वार के भीतर प्रवेश कर गए, जहां हवा स्थिर नहीं थी, समय स्थिर नहीं था, और वास्तविकता भी पूरी तरह वास्तविक नहीं थी। यात्रा अब और कठिन होने वाली थी। अध्याय 35, हवा के मंदिर की यात्रा। जैसे ही आर्या, सोफिया और लियोन हवा के द्वार के भीतर पहुंचे, उनके नीचे की जमीन गायब हो गई। एक क्षण के लिए तीनों जमीन पर खड़े थे, और अगले ही पल वे हवा में गिर रहे थे। लेकिन यह असल में गिरना नहीं था, यह मुक्ति थी। हवा उनके चारों ओर घूम रही थी, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी सुइयों की तरह चुभती, कभी पंखों की तरह कोमल। लियोन ने चिल्लाकर कहा, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सोफिया ने कहा, यह हवा के मंदिर का जाल है। यहाँ दिशाएं और वास्तविकता दोनों हमेशा बदलते हैं। आर्या ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर इस खालीपन में बढ़ने लगा है। शून्य हमेशा असुरक्षा को बढ़ाता है। उसे याद आया, एलेंट्रा ने कहा था कि मंदिर शरीर से पहले मन को परखता है। उसने दोनों हाथ फैलाए, आंखें बंद की, और हवा की आवाज सुनी। फड़फड़ाहट, हल्का कंपन, धीमा स्वर। कुछ ही क्षणों में उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन बन गई।
पतली, पारदर्शी, जैसे बादलों को कांच में बदल दिया गया हो। मेरे पास आ जाओ, आर्या ने पुकारा। सोफिया और लियोन हवा में तैरते हुए उसी ओर खींच गए, जैसे हवा उनकी धक्का नहीं, मार्गदर्शक बन गई हो। धीरे धीरे शून्य का अंधेरा हटने लगा। उनके सामने एक विशाल गलियारा उभरा, जिसकी छत बादलों से बनी थी और दीवारें हवा की पारदर्शी परतों से। ये हवा के मंदिर का असली प्रवेश था। गलियारे के अंत में एक गोलाकार कक्ष था, लेकिन ये सामान्य कक्ष नहीं था। पूरा कक्ष घूम रहा था, धीमे धीमे, एक स्थिर लय में। दीवारें रंग बदल रही थीं, कभी नीला, कभी बैंगनी, कभी सोने जैसा। कक्ष के बीचों बीच एक पंक्ति में 3 क्रिस्टल तैर रहे थे। 1 हवा का प्रतीक, 2 समय का प्रतीक, 3 दिशाओं का प्रतीक। नीचे एक लेख उभर आया। ज्ञान वह है जो समय को पढ़ सके, हवा को सुन सके और दिशा को महसूस कर सके। एक गलत चयन और तुम इस कक्ष में हमेशा के लिए भटक जाओगे। लियोन ने घबराकर कहा। भटक जाओगे मतलब यहां फंस भी सकते हैं, सोफिया ने धीमी आवाज में कहा। हवा के मंदिर में फंसना मतलब तुम हमेशा के लिए हवा के साथ घुल जाओगे, तुम्हारी देह और चेतना दोनों। आर्या ने दीवारों को ध्यान से देखा। घूमती दीवारें कभी अतीत दिखा रही थी, कभी वर्तमान, कभी संभावित भविष्य। कक्ष समय और हवा की साझा पहेली था। आर्या ने महसूस किया, हर बार जब दीवार नीली चमकती थी, हवा भारी हो जाती थी। जब दीवार चांदी जैसी होती, हवा हल्की और तेज। जब दीवार हल्का पीला होती, हवा स्थिर। उसने सोचा, हवा स्थिर हो मतलब दिशा सही है। आर्या ने आंखें बंद की, घूमते हुए कक्ष को महसूस किया। हवा की धड़कन सुनी, 1 2 3। उसने आंखें खोली और दिशाओं वाले क्रिस्टल को छुआ। कक्ष अचानक थम गया। सोफिया ने आश्चर्य से कहा, तुमने सही चुनाव किया। पर यह सिर्फ पहली पहेली थी, और भी 2 क्रिस्टल बचे थे। आर्या ने हवा को फिर से महसूस किया, और इस बार उसने धीमी खिंचाव सी ऊर्जा को पहचाना। समय का क्रिस्टल धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे अतीत की गूंज। उसने बिना झिझक दूसरा क्रिस्टल भी छू लिया। अब कक्ष की दीवारें पारदर्शी हो गईं। तीसरा और अंतिम क्रिस्टल हवा का था, लेकिन हवा हर दिशा से शोर कर रही थी। उसके भीतर अनेक आवाजें, भय, संदेह, अकेलापन। ये बुद्धि की परीक्षा से ज्यादा मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। आर्या आगे बढ़ी। हवा ने उसकी कलाई पकड़ी, उसके बाल खींचे, उसके कदम रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आगे बढ़ी। उसने हवा को पकड़ा, गले लगाया, जैसे उसे शांत कर रही हो। हवा थम गई। उसने अंतिम क्रिस्टल छू लिया। कक्ष चटक कर खुल गया, जैसे वह सिर्फ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही तीनों एक और गलियारे में पहुंचे, नीचे की जमीन गायब हो गई। अब वे हवा में तैरते एक विशाल चट्टान पर खड़े थे। हवा भयंकर थी, लगभग तूफान जैसी। लियोन ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ा। ये जगह किसी युद्धभूमि जैसी है, सोफिया ने धीरे से कहा। तीसरी परीक्षा आत्मविश्वास की है। इसका मतलब है हम अपने ही डर का सामना करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, चट्टान के सामने हवा घूमी और 3 परछाइयां उभरी, लेकिन वो किसी और की परछाइयां नहीं थीं, बल्कि स्वयं उनकी। आर्या की परछाई उसके क्रोध, उसके जलते अतीत और उसके भीतर के फीनिक्स का स्वरूप थी, आग से बनी एक छाया। सोफिया की परछाई अंधेरे धुंध से बनी थी, उसके परिवार का रहस्य, जिसे वह छुपाती आई थी। लियोन की परछाई टूटी हुई तलवार लिए खड़ी थी, उसकी असफलताओं की गूंज। लियोन घबरा गया। ये मेरा डर है, ये सच नहीं है। परछाई ने गुर्राया, सच नहीं, मैं ही तो सच हूं, लियोन। मैं तुम्हारी हर नाकामी का रूप हूं। सोफिया की परछाई ने कहा, तुम अपनी शक्ति से डरती हो क्योंकि तुम जानती हो कि वह अंधकार से जुड़ी है। आर्या की परछाई जलती आवाज में बोली, और तुम, फीनिक्स की उत्तराधिकारी, तुम अपने भीतर के विनाश से डरती हो। तुम खुद पर भरोसा नहीं करती। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसके हाथ कांपे। एक पल के लिए उसे लगा कि वह हार जाएगी, लेकिन तभी सोफिया ने उसका हाथ पकड़ा। लियोन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लियोन बोला, हम साथ हैं। सोफिया ने कहा, डर को देखकर भागो मत, उसे पहचानो और ऊपर उठो। आर्या ने गहरी सांस ली। उसकी परछाई फिर चिल्लाई, तुम कभी नहीं जीत पाओगी। आर्या ने शांति से कहा, मैं जीतने नहीं आई, मैं सीखने आई हूं, और अब मैं सीख चुकी हूं। मेरी शक्ति डर नहीं, मेरा संकल्प है। उसने आग बुलाई, पर शांति वाली आग, न ज्यादा तेज, न अनियंत्रित। उसने अपनी परछाई को छुआ।
और वह धुएं की तरह विलीन हो गई। सोफिया और लियोन ने भी अपने अपने डर का सामना किया, और कुछ ही क्षणों बाद तीनों की परछाइयां हवा में घुल चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने ये परीक्षा पूरी की, आकाश फट गया। ऊपर से एक किरण उतरी, एक विशाल खुली जगह दिखाई दी, जिसके केंद्र में कुछ चमक रहा था। सोफिया ने धीरे से कहा, वह स्काई क्रिस्टल का कक्ष है। जंगल जैसी हल्की हवा उन पर गिरने लगी। आकाश ऊपर से नीला नहीं, बल्कि चांदी की लकीरों से भरा था। आर्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि शुद्ध हवा का सार था। स्काई क्रिस्टल, अंधकार को रोक सकने वाली शक्ति। लेकिन जैसे ही तीनों आगे बढ़े, कक्ष कांपने लगा, नीचे से तूफान उठने लगा। आर्या ने समझ लिया, अगला अध्याय यानी अब शुरू होगी असली परीक्षा से। आज वे मंदिर तक पहुंच गए थे, क्रिस्टल तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसे पाने की लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। उसने सोफिया और लियोन की ओर देखा। तैयार हो? उसने पूछा। दोनों ने सिर हिलाया। आर्या ने स्काई क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाया। अध्याय 36 स्काई क्रिस्टल की परीक्षा। हवा के विशाल मंदिर की अंतिम सीढ़ियां पार करते ही आर्या, सोफिया और लियोन एक उजले, चमकदार कक्ष में पहुंचे। कक्ष गोलाकार था, पर उसकी दीवारें स्थिर नहीं थीं। वे लगातार घूम रही थीं, मानो हवा खुद उन्हें बहा रही हो। ऊपर कोई छत नहीं थी, सिर्फ आकाश। एक अनंत, गहरा, नीला आकाश जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी दुनिया उनमें झांक रही हो। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर रखा था स्काई क्रिस्टल, एक बेहद पारदर्शी, हल्के नीले रंग का क्रिस्टल जिसके भीतर बादल बनते बिखरते दिखाई देते थे। हर कुछ सेकंड में वह एक हल्की धड़कन जैसी चमक छोड़ता, जैसे वह जिंदा हो। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। सोफिया ने फुसफुसाकर कहा, यही है असली परीक्षा की शुरुआत। लियोन, जो कई बार बहादुरी दिखा चुका था, इस बार थोड़ा घबराया सा लग रहा था। ये क्रिस्टल, ऐसा लगता है मानो हमें देख रहा हो। और सच में क्रिस्टल की चमक उस समय बढ़ गई जब उनकी निगाहें उस पर पड़ी। अगले ही क्षण पूरे कक्ष में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। दीवारें घूमने लगीं, हवाएं गूंजने लगीं, और हवा के बीच में एक विशाल आकृति बनी। पंखों वाली, लंबी, ऊंची, जैसे हवा की देवी का रूप स्वयं सामने आ गई हो। उस आकृति कहा, तुम्हें स्काई क्रिस्टल तब मिलेगा जब तुम हवा के 3 सिद्धांत सीख लोगी। संतुलन, स्पष्टता और स्वतंत्रता। लेकिन सबसे पहले, हवा अचानक तीखी हो गई। तुम्हें अपने डर को स्वीकार करना होगा। इतना कहते ही सोफिया और लियोन की ओर एक तीखी हवा का झोंका आया, और वे दोनों हवा में किसी अदृश्य शक्ति से पीछे की ओर धकेले गए। आर्या चीखी, सोफिया, लियोन, लेकिन हवा अदृश्य दीवार की तरह उनके बीच आ गई। दोनों चिल्लाकर बोले, आर्या, ये परीक्षा सिर्फ तुम्हारी है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हवा ने दोनों को कक्ष के बाहरी किनारे पर सुरक्षित कर दिया। वहां से वे सिर्फ देख सकते थे। अब कक्ष में थी आर्या, और उसके सामने था अज्ञात भय। क्रिस्टल की रोशनी अचानक तेज हुई, और उसी नीली चमक ने गूंजते स्वर में कहा, परीक्षा शुरू होती है। आर्या ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, जमीन गायब हो गई। वह हवा में तैरती थी, और फिर दृश्य बदल गया। अब वह एक महल के अंदर थी। वही महल जहां उसके बचपन के जख्म छुपे थे। वही गलियारा जहां वह अक्सर अकेली बैठती थी, मां की प्रतीक्षा में। वही सीढ़ियां जिन्हें वह रोते रोते चढ़ती थी। उसके सामने उसकी छोटी उम्र का रूप खड़ा था। 7 साल की आर्या, डरी हुई, कांपती हुई, अकेली। छोटी आर्या ने कहा, तुम मुझे कभी बचा नहीं सकी। तुम हमेशा भागती रही। तुम्हें लगता है तुम किसी दुनिया की रक्षक बन सकती हो। आर्या का दिल टूटने जैसा हुआ। वह आगे बढ़ी। नहीं, मैं भागना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बच्ची थी। मुझे समझ नहीं था कि मैं आग की शक्ति लेकर पैदा हुई हूं। मैं सिर्फ प्यार चाहती थी। छोटी आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। हवा भारी हो गई। अचानक छोटा रूप गायब होकर अंधेरे में बदल गया। उस अंधेरे से आवाज आई, तुम असफल हो जाओगी। तुम अपने प्रियजनों को बचा नहीं पाओगी। तुम पहले भी असफल रही हो। आर्या ने सांस खींची। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, पर उसने खुद को संभाला। हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, पर आज मैं भागूंगी नहीं। मैं मजबूत हूं क्योंकि मैंने अपने डर को पहचाना है। जैसे ही उसने ये कहा, सारा अंधकार हवा में घुल गया। दृश्य फिर बदल गया। अब वह अपने सपनों की दुनिया में थी। वहां आग थी, हर तरफ लाल, नारंगी, सुनहरी आग उसे घेरती हुई। लेकिन यह उसकी अपनी आग नहीं थी।
यह अनियंत्रित थी, विनाशकारी। आग ने इंसान का रूप ले लिया, आर्या का ही एक रूप, लेकिन दानवी। उसने कहा, तुम फीनिक्स की शक्ति को संभाल नहीं सकती। तुम जितनी ताकतवर होगी, उतनी ही विनाशकारी बनोगी। ये वह आवाज थी जिससे आर्या अनेक बार डर चुकी थी। वह अपने भीतर की विनाशक क्षमताओं से डरती थी। उसे लगता था कि कभी न कभी वह नियंत्रण खो देगी। आग का रूप आगे बढ़ा। आर्या, तुम अपने अंदर के दैत्य को ही छुपा रही हो। आर्या का गला जकड़ गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली। नहीं, तुम दैत्य नहीं हो, तुम मेरी शक्ति हो। मुझे तुमसे डरना नहीं है, मुझे तुम्हें समझना है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आग का रूप गरजा। एक पल के लिए लगा कि वह उसे जला देगा, लेकिन आग शांत हो गई, और उसके भीतर से वही आग निकली जिसने उसे फीनिक्स बनाया था। साफ, उजली, शांत, संतुलन। हवा की देवी की आवाज गूंजी, तुमने पहला सिद्धांत सीख लिया है। अगले क्षण आर्या महल के प्रांगण में थी। वह दिन, जब उसने पहली बार अनियंत्रित शक्ति के कारण किसी को चोट पहुंचाई थी। वह व्यक्ति उसके पिता का सैनिक था, जो उसे उकसा रहा था। उस दृश्य को देखकर उसका दिल टूट गया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। हवा में एक गूंज आई, अपनी स्मृतियों से भागोगी तो तुम्हारा मन कभी साफ नहीं होगा। हवा की तरह बनो, हल्की, स्पष्ट, पारदर्शी। आर्या ने ये दृश्य देखा, दर्द के साथ, पछतावे के साथ, पर भागे बिना। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं उससे सीख चुकी हूँ। मैं अब वह मासूम, डरी हुई बच्ची नहीं हूँ। दृश्य मिट गया। कक्ष में फिर वही नीली रोशनी फैल गई। सोफिया और लियोन उसे दूर से देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थीं पर गर्व से भरी हुई। हवा अचानक शांत हो गई, इतनी शांत कि किसी की सांस भी सुनाई दे सकती थी। फिर भयंकर गर्जना। एक विशाल, आकाशी नीला, पारदर्शी जीव प्रकट हुआ। वह हवा का पौराणिक पशु था, ज़ेफायर हॉक। उसके पंख बादलों जैसे थे, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसकी चाल से पूरा कक्ष हिलने लगा। सोफिया चिल्लाए, आर्या, यह अंतिम परीक्षा है। तुम्हें इसे हराना नहीं, इससे तालमेल बनाना है। लियोन ने कहा, यह पशु हवा का रक्षक है, इसे वश में नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्या ने सुन लिया। उसने हथेलियां कस ली, पैरों को मजबूती से जमाया। ज़ेफायर हॉक ने पंख फैलाए, और एक ऐसी हवा छोड़ी, जिससे कक्ष की दीवारें चटकने लगी। आर्या पीछे हटती रही, हर वार, हर झोंका, हर गुर्राहट, जैसे उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए था। अचानक हवा की देवी की आवाज गूंजी, स्वतंत्रता। हवा का तीसरा सिद्धांत, हवा को पकड़ा नहीं जाता, उसके साथ चला जाता है। ये सुनते ही आर्या के मन में एक विचार आया। वह भागना बंद कर दी, खड़ी हो गई। हवा के ठीक सामने ज़ेफायर हॉक ने हमला किया, सीधे उस पर, लेकिन आर्या ने अपनी आग का प्रयोग नहीं किया। उसने हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसने बस हवा के साथ खुद को बहने दिया। वह हल्के से उड़ी, तूफान के ठीक ऊपर। ज़ेफायर हॉक उसकी ओर मुड़ा, पर इस बार उसकी आंखों में हिंसक चमक नहीं थी, बल्कि जिज्ञासा थी। आर्या उसकी ओर तैरते हुए गई, धीरे से, सावधानी से, और उसके विशाल सिर को छुआ। पशु की पूरी देह बिजली की तरह चमक गई। हवा की देवी ने गूंज कर कहा, तुमने हवा को समझ लिया, तुमने अपने डर को स्वीकार कर लिया, तुमने खुद को स्वतंत्र कर लिया। ज़ेफायर हॉक धीरे से बैठ गया, और उसके पंखों से नीली रोशनी निकलकर स्काई क्रिस्टल में समा गई। क्रिस्टल हवा में उठा, और सीधे आर्या की हथेली पर आ गिरा। वह गर्म था, हवा की ऊर्जा से भरा हुआ, लेकिन भारहीन था, जैसे वह हवा से बना हो। सोफिया और लियोन दौड़ते हुए आए। सोफिया चिल्लाए, आर्या, तुमने कर दिखाया। लियोन ने हंसते हुए कहा, हमें पता था तुम कर लोगी, लेकिन हम ऐसे दृश्य कभी नहीं भूल पाएंगे। आर्या ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, राहत के, खुशी के, और खुद पर भरोसा जागने के। मैं सचमुच कर दिखाया। सोफिया ने उसे गले लगाया। हाँ, तुमने हवा के मंदिर को जीत लिया। लियोन ने कहा, और अब हमारे पास दूसरा क्रिस्टल भी है। कक्ष रोशनी से भर गया, हवा शांत हो गई, आकाश खुल गया, और हवा की देवी की अंतिम आवाज गूंजी, आगे का रास्ता कठिन है, अंधकार जाग चुका है, लेकिन आज तुम तीनों हवा के सच्चे संरक्षक बन गए हो। स्काई क्रिस्टल की चमक उनके चारों ओर घूमी, और फिर शांत होकर उनकी थैलियों में समा गई। आर्या ने हल्की मुस्कान दी। अब अगला कदम क्या है? सोफिया ने दूर की ओर देखा। अगला मंदिर,
पृथ्वी का। वहां टेरागोन जाग चुका है। आर्या ने स्काई क्रिस्टल को देखा। उसके भीतर बादलों का घूमना जैसे नया संदेश दे रहा था। अब यात्रा सच में शुरू हुई है। अध्याय 37, पृथ्वी के दैत्य का प्रकोप। कभी कभी किसी दुनिया की शांति भी अचानक टूट जाती है, जैसे किसी सोए हुए पहाड़ के भीतर छिपा एक अनजाना गर्जन, जो धीरे धीरे चट्टानों को चीरते हुए बाहर आने लगता है। आर्केनो वर्ल्ड की भूमि पर कुछ दिनों से यही हो रहा था। हवा भारी थी, मिट्टी की सतह पर महीन दरारें उभर आई थीं, और जंगल के पेड़ों ने जैसे अपनी सांस रोक रखी थी। आर्या को इन संकेतों का आभास बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि यह आने वाला संकट क्या रूप लेगा। आज सुबह भी हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, नम मिट्टी, धूप, और किसी अनजानी ऊर्जा की मिलीजुली कपकपी वाली महक। आर्या, सोफिया और लियोन तीनों एलिमेंटोरिया से जंगल के रास्ते लौट रहे थे। स्काई क्रिस्टल को सुरक्षित रखने के लिए आर्या ने उसे अपनी कमर से बंधी चमड़े की छोटी थैली में रख लिया था। क्या तुम्हें भी ये कंपन महसूस हो रहा है? लियोन ने रुककर जमीन पर कान लगाया। जमीन पल भर के लिए थरथरा उठी, मानो धरती ने खुद एक भारी सांस ली हो। सोफिया ने गंभीर आवाज में कहा, पृथ्वी तत्व के दैत्य कई सदियों से सोए हुए हैं। अगर उनमें से कोई जाग गया है, तो इसका कारण बहुत भयानक होगा। आर्या चौंक कर बोली, कौन सा दैत्य? सोफिया ने एक लंबा श्वास लिया। टेरागोन, धरती के केंद्र से जन्मा दैत्य, जो जंगल, पहाड़, नदी सब पर अधिकार रखता है। उसका क्रोध पूरी दुनिया को निगल सकता है। लियोन ने आंखें चौड़ी कर ली। और क्या अभी वो जाग रहा है? जवाब देने की जरूरत न थी। अचानक आगे की धरती जोर से फटती हुई टूटी और मिट्टी के विशाल ढेर हवा में उड़े। पेड़ अचानक टूटकर गिरने लगे। पक्षियों का झुंड भयभीत होकर आकाश की तरफ भागा। आर्या आगे बढ़ी, उसकी हथेलियों में हल्की आग की लपटें स्वतः उठने लगी। धरती के भीतर से एक गहरी, गड़गड़ाहट भरी गर्जना गूंजी, मानो कोई विशाल प्राणी भारी जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल रहा हो। जैसे ही दरारें और चौड़ी हुई, मिट्टी और पत्थरों का एक विशालकाय शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका पूरा शरीर चट्टानों से गड़ा हुआ था, और उसके सीने पर चमकता हुआ हरा सा क्रिस्टल था, उसी से उसकी ऊर्जा फूट रही थी। सोफिया ने धड़कते दिल से कहा, वो सचमुच टेरागोन है। टेरागोन का चेहरा किसी पर्वत जैसा था, आंखों में गहरी हरी चमक, हाथ भारी चट्टानों जैसे। वह जितनी सांसें लेता, आसपास की धरती कांप उठती। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? उसकी भारी आवाज जंगल के पार तक फैल गई। आर्या आगे बढ़ी, उसकी आग की शक्ति स्वाभाविक रूप से भड़क उठी। हम तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे। हम यहाँ सिर्फ गुजर रहे थे। टेरागोन की आंखों में गुस्सा चमका। धरती बेचैन है, अंधकार लौट रहा है, और तुम में से कोई उसे रोक नहीं पा रहा। सोफिया ने धीमी आवाज में कहा, टेरागोन का मन अराजकता में है। उसे शांत करना जरूरी है, वरना वह सब कुछ नष्ट कर देगा। लेकिन टेरागोन पहले ही हमला करने की तैयारी कर चुका था। उसका विशाल हथियार, एक पर्वत जैसी मुट्ठी, आर्या की ओर झपट पड़ी। आर्या अपनी जगह से तेजी से उछली। उसके पैरों के नीचे आग की पतली लपटें दौड़ गईं, और वह हवा में ऊपर उठ गई। उसने आग का एक गोलाकार ढाल अपने चारों ओर बना लिया। टेरागोन की मुट्ठी ढाल से टकराई, भारी धमाका हुआ। आग की ढाल फट गई, और आर्या पीछे की ओर जा गिरी। लियोन तुरंत आगे आया। आर्या, मैं ठीक हूं। आर्या ने सांस संभाली। पर टेरागोन नहीं रुका। उसने जमीन पर पैर पटका, भूकंप जैसी लहर फैल गई। पेड़ एक एक कर गिरने लगे, चट्टानें फट गईं, और जमीन तरंगों की तरह उछलने लगी। सोफिया चिल्लाए, हम इससे लड़ नहीं सकते। इसकी ऊर्जा बहुत विशाल है। टेरागोन फिर गरजा, तुम आग की शक्ति वाली, मेरे सामने खड़ी हो। आग और धरती कभी साथ नहीं चल सकते। आर्या ने उसे देखा और सोचा, क्या वाकई लड़ाई ही समाधान है? पर टेरागोन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आर्या ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि टेरागोन की शक्ति अंधकार से प्रभावित है। उसकी प्राकृतिक ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। वह सोफिया की ओर मुड़ी। क्या तुम उसकी पृथ्वी ऊर्जा को महसूस कर सकती हो? सोफिया ने अपनी आंखें बंद की। हाँ, उसके भीतर अंधकार की एक पतली परत है। शायद उसे जगाने का कारण यही अंधकार है। आर्या ने लियोन की ओर देखा। इसका मतलब उसे हराने से कुछ नहीं होगा। हमें उसे शांत करना होगा। लियोन ने आश्चर्य से कहा, इतने बड़े दैत्य को शांत करना? वो हमें सुन भी नहीं रहा। आर्या ने बिना हिले कहा, पर उसे सुनना होगा, अगर मैं उसकी भाषा में बोलूं।
सोफिया चौंक गई। तुम क्या करने वाली हो? आर्या आगे बढ़ी, सीधे टेरागॉन की ओर। टेरागॉन ने गुस्से से गरजते हुए आर्या पर फिर हमला किया। लेकिन इस बार आर्या उसकी ओर भागने लगी, भय नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ। वह उसकी मुट्ठी के नीचे से निकलकर उसके ठीक सामने पहुंची। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, धीमी, नियंत्रित आग की दो कोमल लपटें उसकी हथेलियों में नाचने लगी। टेरागॉन, उसने जोर से पुकारा। दैत्य रुका। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए उलझन दिखाई दी। आर्या ने नर्म स्वर में कहा, तुम धरती हो, धरती का काम है सुरक्षा देना, न कि विनाश। टेरागॉन की भौहें, जो चट्टानों से बनी थी, हल्की कांपी। पर मैं बेचैन हूं, धरती दर्द में है। आर्या आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ धीरे से उसकी चट्टानी छाती पर रखा, जहां हरा क्रिस्टल चमक रहा था। उस क्रिस्टल से धड़कन जैसी ध्वनि आ रही थी, बहुत तेज। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आग को शांत, गर्म ऊर्जा में बदल दिया, जो नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ सुकून देती है। उसने आग की इस ऊर्जा को क्रिस्टल में प्रवाहित किया। टेरागॉन ने पहली बार शांत होकर गहरी सांस ली। सोफिया ने आश्चर्य से कहा, आर्या, तुम उसकी ऊर्जा से बात कर रही हो? आर्या ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, आग भी सिर्फ विनाश नहीं करती, वह रोशनी और गर्मी भी देती है। टेरागॉन की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसका विशाल शरीर थोड़ा ढीला हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, तुम आग की बच्ची, तुम में फीनिक्स की शक्ति है। आर्या ने आंखें खोली। और तुम धरती का हृदय हो। हमें लड़ना नहीं, मिलकर अंधकार से दुनिया को बचाना है। टेरागॉन ने नीचे देखा, उसके पैरों के पास काली, धुएं जैसी ऊर्जा जमीन में पिघल रही थी। यही तो था जिसने मेरी नींद छेड़ी। सोफिया चौंक कर बोली, अंधकार तत्व की ऊर्जा फिर वही वापस आ रही है। टेरागॉन ने भारी श्वास छोड़ी। तुमने मुझे विनाश से बचा लिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी यात्री बनूंगा, मार्गदर्शक बनूंगा। आर्या मुस्कुराए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन अभी विश्राम करो, तुम्हें अपनी ऊर्जा समेटनी होगी। टेरागॉन ने धीरे धीरे सिर झुकाया। फीनिक्स की उत्तराधिकारी, तुम्हारा आदेश मानता हूं। और फिर वह धीरे धीरे वापस धरती में समा गया। जमीन ने उसे फिर सुरक्षित भीतर ले लिया, जैसे कोई माता अपने क्रोधित बच्चे को शांत कर सुला देती है। जंगल धीरे धीरे शांत होने लगा। गिरते हुए पेड़ थम गए। हवा के झोंके स्थिर हो गए। सोफिया ने लंबी सांस ली। अगर तुम न होती, आर्या, तो आज पूरा जंगल नष्ट हो जाता। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच आग की जादूगर नहीं, एक नेता हो। आर्या ने हंसकर कहा, एक नेता बनने से पहले मुझे खुद बहुत कुछ सीखना है। पर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आत्मविश्वास, जो पहले कभी नहीं था। आज उसने समझ लिया था, शक्ति का अर्थ सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और संतुलन भी है। और सबसे महत्वपूर्ण, फीनिक्स की शक्ति सिर्फ आग नहीं, उम्मीद भी है। तीनों जाने के लिए मुड़ रही थी कि अचानक आर्या को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर, पेड़ों के बीच, एक पतली, काली छाया हिलती हुई दिखी। वह छाया कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी, टेरागॉन सिर्फ शुरुआत था। अंधकार की वास्तविक शक्ति अभी परछाइयों में छिपी है, और बहुत जल्द उसका सामना करने वाली है। अध्याय 38, सोफिया का दूसरा रहस्य। जंगल में टेरागॉन के शांत होने के बाद जैसे चारों दिशाओं में समय कुछ क्षणों के लिए थमसा गया था। हवा अब स्थिर थी, जमीन शांत थी, और दूर तक पेड़ों की पत्तियां सिर्फ हल्की सरसराहट में कहानियां सुना रही थीं। मगर आर्या के मन में अभी भी वह आखिरी छाया तैर रही थी, वही छाया जिसने पेड़ों के बीच से उसे घूरा था। लियोन आगे चलता हुआ बोला, हमें जितनी जल्दी हो सके एलिमेंटोरियल लौटना चाहिए। शायद वहां परिषद हमें और जानकारी दे सके। सोफिया कुछ कदम पीछे रुक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी उतर आई थी, जो आर्या की तेज निगाहों से बच न सकी। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, सोफिया, क्या हुआ? तुम अचानक इतनी शांत क्यों हो? सोफिया ने हल्की पर टूटी हुई मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस थकान। लेकिन उसके स्वर में वह थकान नहीं थी जो शरीर की हो, वह थकान एक रहस्य की थी, एक बोझ की, जो उसकी आत्मा को अंधेरा कर रहा था। आर्या तुरंत समझ गई कि मामला गंभीर है। उसने धीरे से कहा, थकान से ज्यादा तुम डरी हुई लग रही हो। सोफिया चौंक कर पीछे हट गई। नहीं, ऐसा नहीं। पर उसकी आवाज डर के वजन तले डगमगा गई। लियोन मुड़ा और बोला, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? जंगल में जो छाया थी, वो क्या तुम्हें पहचानती थी?
सोफिया ने होंठ काटे। उसकी सांसों की गति तेज हो गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। आर्या उसके पास गई। सोफिया, तुम हमारी दोस्त हो। अगर कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है, हमें बताओ। हम साथ हैं। सोफिया की आंखें नम हो गईं। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर अचानक बोली, ये सिर्फ अंधकार की छाया नहीं थी, आर्या, वो मेरा अतीत था। आर्या ने हल्की भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा अतीत। सोफिया ने गहरी सांस ली, मानो कोई बहुत भारी पत्थर अंदर घुमाकर बाहर फेंकने वाली हो। आज मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तीनों जंगल के शांत हिस्से में बैठ गए। सूरज बादलों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी व गुलाबी रंग में बदल रहा था, एक ऐसा आसमान जिसमें रहस्य भी छिप सकते थे और सच्चाई भी। सोफिया ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत पुराने समय में, जब तत्वों की दुनिया पहली बार बनी थी, तब एक और शक्ति थी जो बाकी सबसे अलग पैदा हुई थी, अंधकार तत्व। वह न बुरा था, न खतरनाक, बस रहस्यमय था, ऐसी ऊर्जा जिसे संभालना आसान नहीं था। आर्या और लियोन ध्यान से सुन रहे थे। सोफिया आगे बोली, चार तत्वों आग, जल, वायु और पृथ्वी की तरह ही अंधकार का भी एक रक्षक परिवार चुना गया था। एक परिवार जिसका काम था इस तत्व को संतुलित रखना और यह सुनिश्चित करना कि उसका दुरुपयोग कभी ना हो। लियोन की आंखें फैल गईं। मतलब पांचवा तत्व? सोफिया ने सिर हिलाया। हाँ, और वह रक्षक परिवार मेरा परिवार था। आर्या चौंक गई। तुम अंधकार तत्व के रक्षक परिवार से हो? सोफिया की आंखें झुक गईं। हाँ, लेकिन मेरा परिवार अंधकार का स्वामी नहीं था। वे उसके रक्षक थे ताकि वह गलत हाथों में न जाए। अंधकार का असली अर्थ था छिपी ऊर्जा, अदृश्य शक्ति, मन की गहराई। यह एक ऐसा तत्व है जो किसी को भी बहुत शक्तिशाली या बहुत विनाशकारी बना सकता है। आर्या सोच में पड़ गई। पर अगर तुम्हारा परिवार रक्षक था, तो फिर संकट क्यों आया? सोफिया की आंखों में डर चमका। क्योंकि सोफिया की आवाज टूट गई। क्योंकि हमारे परिवार में से ही किसी ने उस शक्ति को चुरा लिया था। आर्या का दिल धक कर गिरा। क्या? कौन? सोफिया ने धीरे से फुसफुसाया। मेरा चाचा, डेरियन। लियोन की मुट्ठियां भींच गईं। उसने अपने ही परिवार के विरुद्ध। सोफिया ने दर्द से आंखें बंद कर ली। वह अतीत में खो गई। डेरियन बाकी सबसे अलग था। वह हमेशा कहता था कि अंधकार को संभालने के लिए उसे नियंत्रित करना पड़ता है। पर सत्य ये था कि वह ताकत चाहता था। जितनी संभव हो सके उतनी ताकत। और जिस दिन उसने अंधकार तत्व का मूल शॉट चुराया, उस दिन सब खत्म हो गया। आर्या ने सांस रोके पूछा, क्या हुआ फिर? सोफिया का स्वर भारी हो गया। अंधकार उसके शरीर में समा गया। और उसने हमारे पूरे कबीले को नष्ट कर दिया। आर्या और लियोन दोनों के चेहरे पर सन्नाटा उतर आया। सोफिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं उस समय छोटी थी। मेरे माता पिता ने मुझे छुपा दिया था और अपने प्राण देकर मुझे बचाया। उसके बाद डेरियन गायब हो गया। कहा जाता है कि वह इस दुनिया से बाहर चला गया था। लेकिन अंधकार की छाया जहां भी जाती है, निशान छोड़ जाती है। आर्या ने धीरे से सोफिया का हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत दुख है, सोफिया। सोफिया ने सिर हिलाया। अब तुम समझ सकती हो, आज जो छाया हमें जंगल में दिखी, वह कोई अजनबी नहीं थी। वह डेरियन की ऊर्जा थी। वह वापस आ रहा है। लियोन भयभीत हो गया। मतलब फीनिक्स की शक्ति को रोकने के लिए? सोफिया की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, क्योंकि डेरियन जानता है कि एकमात्र शक्ति जो उसे रोक सकती है, वह फीनिक्स ही है। आर्या के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। पेड़ों के बीच हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे वह भी इस स्वीकारोक्ति की गंभीरता को समझ रही हो। सोफिया ने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। न परिषद को, न एलिमेंटोरिया के लोगों को, न तुम्हें। आर्या ने उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया। पर क्यों, सोफिया? सोफिया रो पड़ी। क्योंकि मैं डरती थी कि लोग सोचेंगे मैं भी अंधकार की तरह हूं। कि मेरी नसों में वही खून है जिसने विनाश किया। कि मैं खतरा हूं। आर्या ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। नहीं, तुम खतरा नहीं हो। तुम वो हो जिसने अपना अतीत छुपाकर भी दुनिया की रक्षा करना चुना। तुम अंधकार की बेटी नहीं, तुम प्रकाश की साथी हो। सोफिया रोते हुए रुक गई। आर्या की बातों में गहराई थी, जो किसी घाव को भर सकती थी। लियोन ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सोफिया, तुम हमारी दोस्त हो, हमारा परिवार, और अगर तुम्हारा अतीत अंधकार से जुड़ा है, तो हमारा भविष्य मिलकर रोशनी से बनाएंगे।
सोफिया के चेहरे पर आंसू और मुस्कुराहट एक साथ चमक उठे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। एक अचानक चीख जंगल में गूंजी, तेज, भयानक और अंधकार से भरी। तीनों तुरंत खड़े हो गए। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। जमीन पर काली ऊर्जा की पतली लहरें दौड़ने लगी, मानो कोई जहर जंगल की जड़ों में फैल रहा हो। सोफिया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही है, ये डेरियन की ऊर्जा है। लियोन ने तलवार उठाई। क्या वह यहीं कहीं है? सोफिया ने सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ उसकी छाया है। वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकता, पर वह हमें परख रहा है। अचानक हवा घनी हो गई और उनके सामने एक काली परछाई उभरी। वह लंबी थी, उसका आकार मानवीय था, पर उसकी आंखें गड्ढों की तरह काली थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया, मेरी प्यारी भतीजी, तुम आखिरकार लौट ही आई। आर्या के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। तुम कौन हो? छाया हंसी, एक सिहरन भरी अंधेरी हंसी। मैं हूं वह जिसे तुम जल्द ही जान जाओगी। लेकिन अभी, उसने सोफिया की ओर उंगली बढ़ाई। मेरा परिवार मुझसे छीन लिया गया था। अब, मैं अपना अधिकार वापस लेने आया हूं। सोफिया पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। डेरियन, तुम यहाँ क्या चाहते हो? छाया बोली, जो मेरा है, वह वापस। और तुम जानती हो कि वह क्या है? अंधकार तत्व की खोई हुई उत्तराधिकारी। आर्या चौंक गई। उत्तराधिकारी मतलब? सोफिया। डेरियन की छाया ने होंठ टेढ़े किए। हाँ, अंधकार तत्व का अगला मालिक बनने की योग्यता सिर्फ उसी में है। इसलिए वह मेरी है। और जो मेरे बीच आएगा, वह खत्म हो जाएगा। आर्या की आंखों में आग भड़क उठी। अगर तुमने सोफिया की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें रोक दूंगी। छाया हंसी। अच्छा, फीनिक्स की शक्ति। दिलचस्प। उसकी आंखें चमकी। तुम जितना आगे बढ़ोगी, लड़की, अंधकार तुम्हारे उतना ही करीब आएगा। अचानक परछाई टूटकर धुंध में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। जंगल फिर शांत हो गया। सोफिया जमीन पर बैठ गई, उसकी टांगें कांप रही थीं। आर्या उसके पास घुटनों के बल बैठी। सोफिया, वो तुम्हें नहीं ले जा सकता। हम उसे रोकेंगे। सोफिया ने सिर उठाया, आंखों में डर और बेचैनी दोनों थे। तुम नहीं समझ रही, आर्या। अगर मैं सच में अंधकार तत्व की उत्तराधिकारी हूं, तो शायद मुझे ही अंधकार का द्वार बंद करना होगा। यही कारण है कि वह मुझे चाहता है। लियोन बोला, तुम्हें चाहे जो बनना पड़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सोफिया ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगी, पर मुझे ये पता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, आर्या, ये हमारी है। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, और यह फैसला भी हमारा है, साथ मिलकर। सोफिया ने पहली बार बिना डर, सिर्फ दृढ़ता से सिर हिलाया। तो फिर हमें जल्द ही परिषद के पास जाना होगा। अंधकार लौट आया है, और इस बार, ये सिर्फ एक दुनिया नहीं, दो दुनियाओं को निगल सकता है। आर्या ने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज पूरी तरह ढल चुका था, और रात अपनी काली चादर फैला रही थी। रात, जो आने वाली लड़ाई का संकेत थी। अध्याय 39, अंधकार की छाया। आर्केनो वर्ल्ड में सूरज ढल चुका था, लेकिन इस दुनिया में अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने का नाम नहीं था। यहाँ अंधेरा जीवित था, एक शक्ति, एक उपस्थिति, एक ऐसी सांस जो किसी अनदेखे जीव की तरह पत्तों के बीच सरकती, हवा में फुसफुसाती, और कभी कभी किसी की आत्मा पर अपनी उंगलियां फेर जाती थी। आर्या पहली बार इस दुनिया के असली अंधकार को महसूस कर रही थी। एलिमेंटोरिया की चमकदार सड़कों से लेकर हवा के मंदिर की हल्की नीली किरणों तक कुछ भी अब उसे सुरक्षित नहीं लगता था। जैसे परछाइयां उसकी हर चाल के पीछे लगी हों, जैसे कोई उसकी आग की लपटों को बुझाने के लिए धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हो। महल के गेस्ट क्वार्टर्स में अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी आर्या गहरी सांस ले रही थी। नीचे की तरफ एलिमेंटल गार्ड्स अपनी नियमित गश्त में व्यस्त थे। आसमान शांति से भरा दिखाई देता था, लेकिन हवा में जो कंपन था, वह असामान्य था। सोफिया बाहर खोज के लिए गई थी, और लियोन परिषद से चर्चा कर रहा था। आर्या पहली बार इस दुनिया में अकेली थी, और भीतर कुछ कह रहा था कि आज की रात अलग है। निर्णायक, चेतावनी भरी। उसने अपनी हथेली उठाए और एक छोटी सी आग की लपट निकली। पहले हमेशा ये लपट शांत रहती थी, लेकिन आज, वह कांप रही थी। जैसे डर रही हो, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो आर्या नहीं देख पा रही। आर्या की भौहें सिकुड़ गईं। तुम किससे डर रही हो? उसने फुसफुसा कर कहा। लपट बुझ गई। कमरा अचानक बेहद ठंडा महसूस हुआ। आर्या ने गहरी सांस ली।
अब बस उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ थकान है। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। भविष्यवाणी, स्काई क्रिस्टल, टेरागोन, शायद मेरा मन खुद को डराने लगा है। लेकिन वह खुद भी जानती थी, मन झूठ बोल सकता है, शक्ति नहीं। उसी क्षण हवा के झोंके ने बालकनी के पर्दों को इतनी जोर से उड़ाया जैसे कोई अंदर प्रवेश कर गया हो। आर्या का दिल एक पल को रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन खाली कमरे में भी किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। जैसे दीवारें सांस ले रही हो, जैसे फर्श उसके कदमों को सुन रहा हो, जैसे हवा में किसी अनदेखे का भारीपन घुला हो। फिर उसने महसूस किया, कोई उसे देख रहा है। सीधे उसकी पीठ पर, उसकी गर्दन के नीचे, गहराई तक उतरती हुई दारुण निगाहें। आर्या ने रुकी हुई सांस के साथ वापस खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां भी सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा था। कौन है? उसने आवाज दी। हवा थम गई, मौन। लेकिन फिर वह आवाज आई। एक बहुत धीमी, बहुत ठंडी, बहुत अनजानी फुसफुसाहट। आर्या, उसका नाम। फुसफुसाहट हवा में नहीं थी, वह उसके मन में आई थी। आर्या एक पल को जड़ हो गई। उसके पैरों के नीचे जमीन गायब सी महसूस हुई। उसने बिना खोए संयम के अपनी हथेली ऊपर उठाए, एक बड़ी आग की गेंद तैयार होते ही कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, कमरे के कोनों में पड़ी परछाइयों ने आकार बदलना शुरू किया। वे पहले फैली, फिर सिमटी, फिर किसी के काले धुएं जैसे कदमों की तरह कमरे के बीच में इकट्ठा होने लगी। आर्या का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर आओ, उसने दृढ़ता से कहा। जो भी हो दिखा। परछाइयां हिलना बंद कर दी। और फिर वह हिला, कमरे के अंधेरे भाग में एक रूप उभरा। वह इंसानी नहीं था, वह सिर्फ धुंध था। एक परछाई, काली, ठंडी, बिना चेहरा, लेकिन आंखें, हाँ आंखें वहां थी। लाल नहीं, राख पर जलती आग जैसी। उसने कोई आकार नहीं लिया, कोई शरीर नहीं। परछाई ने सिर्फ आर्या के सामने खड़े होने का ढोंग किया, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। आर्या ने गरजती आवाज में कहा, तुम कौन हो? परछाई हिली, लेकिन उसकी आवाज सीधे हवा में नहीं आई, वह आर्या के मन में गूंजी। अंधकार, जिसकी खोज तुमसे पहले की गई थी, और जिसे तुम रोक नहीं पाओगी। आर्या ने लपटें तेज की। गलत, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। परछाई हंसी। वह हंसी आवाज नहीं थी, मानो किसी मृत कमरे का फर्श चरमराया हो, या किसी प्राचीन ताबूत का ढक्कन खुला हो। तुम आग हो, लेकिन आग भी बुझती है, और अंधकार कभी नहीं मरता। आर्या ने पलकें नहीं झपकाई। तुम यहाँ क्यों आए हो? परछाई धीरे से करीब आई। क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे तुम स्काई क्रिस्टल, पृथ्वी का दैत्य, हवा के मंदिर, इन सब से गुजरती जाओगी, अंधकार भी करीब आएगा। आर्या का सीना कस गया। तो फिर मेरी चेतावनी सुन लो, मैं डरती नहीं। परछाई ने सिर झुकाया, जैसे उसका शब्दों का स्वाद ले रहा हो। डर तुमसे। अचानक परछाई लंबी होने लगी, फैलने लगी, जैसे उसके चारों ओर कमरे की रोशनी निगल रही हो। दीवारें काली पड़ने लगी, फर्श दरारें लेने लगा, और हवा में बर्फ जैसा ठंडापन भर गया। आर्या की लपटें कांप गईं। परछाई ने कहा, मैं डर नहीं चाहता, मैं चाहूं तो तुमको समाप्त कर सकता हूं। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम उपयोगी हो। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उपयोगी? किस में? परछाई ने अगले ही क्षण अपनी लंबाई कम की, खुद को छोटा किया, और धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आग, तुम्हारा जन्म, सब कुछ किसी कारण से हुआ है। आर्या कांप उठी, गुस्से से या ठंड से, उसे खुद नहीं पता। और तुम्हें ये सब कैसे पता? परछाई उसके कान के पास आकर रुकी। क्योंकि जहां तुम्हारी कहानी शुरू हुई, वहीं मेरी भी। आर्या एक कदम पीछे हटी। क्या मतलब? छाया ने कमरे के बीच में आकर आकार बदलना शुरू किया, पहले एक धुएं की लहर, फिर धीरे धीरे एक इंसान जैसा सिलहुट। आर्या की सांस अटक गई। क्या तुम जीवित हो? छाया ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फुसफुसाया, कभी था। कमरे का तापमान अचानक घटा। बर्फ जैसी हवा बहने लगी। कांच के गिलासों पर धुंध जम गई। छाया बोली, तुम्हें लगता है कि आग सबसे शक्तिशाली है, लेकिन आग की भी एक छाया होती है। और मैं वही हूं। आर्या ने तुरंत उसकी ओर आग का गोला फेंका। कमरा रोशनी से चमक उठा। लेकिन आग परछाई से टकराते ही बुझ गई। जैसे कोई उसे चूस गया हो। जैसे अंधकार आग का भोजन ले रहा हो। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये असंभव है। छाया शांत स्वर में बोली।
ये दुनिया जिस जादू पर बनी है उसमें रोशनी और अंधकार दोनों का स्थान है। लेकिन तुम सिर्फ आधा सत्य समझती हो। आर्या ने संयम संभाला। तो मुझे पूरा सत्य बताओ। परछाई हंसी मृत हवा की तरह। मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम तैयार नहीं। और तुम कौन हो मुझे बताने वाले? आर्या गरजी। छाया ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, मैं वह हूं जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता है। आर्या ने अपनी मुट्ठी भींची। मुझे कोई नहीं जान सकता। मैं खुद को भी पूरी तरह नहीं जानती। छाया रुकी, और फिर पहली बार उसकी आवाज में ठंडी गंभीरता झलकी। मैं जानता हूं, क्योंकि तुमसे पहले मैं था। आर्या की सांस रुक गई। क्या मतलब? छाया धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ एक पंक्ति छोड़ी, तुम जितना आगे बढ़ोगी उतना मैं पास आता जाऊंगा। कमरा फिर सामान्य होने लगा। तापमान वापस आया। रोशनी लौट आई। परछाइयां फिर स्थिर हो गईं। लेकिन आर्या भीतर तक हिल चुकी थी। वह बालकनी की ओर गई, गहरी सांस ली, और आसमान की ओर देखा। वहां चांद था, शांत, स्थिर, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि चांद की रोशनी भी अंधकार की अनुमति से ही चमक रही है। लियोन और सोफिया जल्द ही आएंगे। परिषद भी शायद कोई नया निर्णय लेगी। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी। ये लड़ाई अब सिर्फ महल या आर्केनो वर्ल्ड की नहीं थी। ये युद्ध अंधकार और फीनिक्स की शक्ति के बीच था। और अब आर्या का हर कदम नजर में था। अध्याय 40 तत्व परिषद का सम्मेलन। एलिमेंटोरिया की प्रातःकालीन हवा सामान्य दिनों की तरह शांत नहीं थी। आज उसमें एक अजीब सी बेचैनी बह रही थी, मानो धरती, जल, वायु और अग्नि सभी तत्व किसी आने वाली घटना की भनक पा चुके हों। आसमान में हल्का नीला प्रकाश फैला था, पर उसमें अंधेरे की एक महीन परत भी तैर रही थी। यह उस दुनिया के लिए किसी भी तरह शुभ संकेत नहीं था। आर्या ने नींद में भी कई बार करवटें ली थीं। अध्याय 39 में देखी गई छाया की चेतावनी उसके मन में गूंजती रही। जितना आगे बढ़ोगी उतना ही अंधकार करीब आएगा। वह सुबह बहुत जल्दी उठ गई। कमरे में जलती छोटी सी आग की गेंद भी अजीब तरह से कांप रही थी। आर्या ने हथेलियां जोड़कर उन्हें शांत किया। सोफिया और लियोन भी जल्दी उठ गए थे। लगता था कि सभी को किसी अनकहे भय ने जगा दिया था। तभी शहर की सबसे ऊंची मीनार से एक गहरी, कंपन भरी आवाज निकली। तोरवान। यह आवाज सिर्फ एक घंटी नहीं थी। यह संकेत था तत्व परिषद का सम्मेलन। लोग घरों से बाहर आने लगे। जादूगर हवा में तैरते प्लेटफॉर्म्स पर चलने लगे। जल तत्व के जादूगर तरल चमकती धाराओं पर खड़े होकर आगे बढ़ रहे थे। सोफिया घबराई हुई बोली, आर्या, परिषद इस तरह अचानक बैठक नहीं बुलाती। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लियोन के चेहरे पर भी भय की रेखाएं थीं। वह बोला, मैंने रात को धरती में कंपन महसूस किया था। यह दैत्य की ऊर्जा नहीं थी, कुछ और था। आर्या ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं, अंधकार करीब आ रहा है। और उसकी मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। परिषद की बैठक एलिमेंटल हॉल में होती थी, एक विशाल गुंबदनुमा भवन, जिसकी दीवारों पर सभी तत्वों के प्रतीक उकेरे थे। अंदर प्रवेश करते ही आर्या को लगा मानो वह किसी ऊर्जा के बादल के भीतर है। यहाँ पांचों तत्वों के महारथी मौजूद थे। 1. फ्लारा, अग्नि तत्व की प्रमुख। 2. मिरेन, जल तत्व का अधिष्ठाता। 3. एरोनिस, वायु तत्व का स्वामी। 4. टेरल्ड, पृथ्वी तत्व का संरक्षक। 5. एथेरिया, पांचवा तत्व, अदृश्य ऊर्जा, परिषद की सर्वोच्च प्रमुख। एथेरिया को देखकर अधिकांश जादूगर कांप उठते थे। वह एक ऐसी ऊर्जा थी जिसकी उपस्थिति ही किसी को भीतर तक झकझोर देती थी। हॉल में प्रवेश करते ही सभी की निगाहें आर्या पर जा टिकी। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। यही है वह लड़की, फीनिक्स की शक्ति। क्या वही भविष्यवाणी की उत्तराधिकारी है? आर्या को लगा कि सभी नजरें उसे चीर रही हैं। पर उसने अपनी रीढ़ सीधी रखी। एथेरिया ने अपना हाथ उठाया और पूरा हॉल शांत हो गया। आर्या। उसकी आवाज हवा नहीं बल्कि मन में गूंजती थी। आगे आइए। आर्या आगे बढ़ी। हॉल के बीच में एक वृत्त बना था जिसमें पांचों तत्वों की ऊर्जा तैर रही थी। एथेरिया ने हाथ घुमाया और हवा में एक चक्र बना। उस चक्र में काली ऊर्जा का बादल उभर आया, गहरा, घना और सिहरन पैदा करने वाला। यह क्या है? सोफिया फुसफुसाई। एथेरिया बोली, यह अंधकार की ऊर्जा है। जब से तुमने स्काई क्रिस्टल प्राप्त किया है, यह ऊर्जा तेजी से बढ़ी है। लियोन ने पूछा, यानी अंधकार आर्या का पीछा कर रहा है? एथेरिया की आंखें ठंडी थीं। नहीं, वह उसे खोज नहीं रहा। वह उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। हॉल में सन्नाटा छा गया।
आर्या चौंक कर बोली, आकर्षित क्यों? फ्लारा अग्नि प्रमुख आगे आई। उसकी आवाज तेज और दृढ़ थी। क्योंकि तुम फीनिक्स की उत्तराधिकारी हो। और फीनिक्स का प्रकाश अंधकार को जगाता है, उसे खींचता है, उसे चुनौती देता है। मिरेन ने पानी की तरह शांत आवाज में कहा। और इस बार अंधकार सिर्फ एक शक्ति नहीं, वह एक चरित्र है। एक ऐसा शत्रु जो हजारों साल पहले मुहरबंद किया गया था। एरोनिस ने हवा की धार को मोड़ा। लेकिन अब उसकी मुहर टूट रही है। और इसका कारण तुम हो, आर्या। आर्या चुप हो गई। उसके भीतर आग की लपटें अशांत हो उठी। क्या उसकी वजह से यह पूरा संसार खतरे में था? हॉल के केंद्र में एक प्राचीन ग्रंथ बुलाया गया। उसके पन्ने हवा में खुद ब खुद खुलने लगे। एथेरिया ने पढ़ना शुरू किया। ग्रेटर देन, जब आग की बेटी जन्म लेगी, जब उसके हृदय में राख की पीड़ा और पुनर्जन्म की लौ साथ जलेंगी, तब अंधकार की नींद टूटेगी। लेकिन वही लड़की, वही फीनिक्स का खून, अंधकार के द्वार को अंतिम बार बंद करेगा। फ्लारा ने कहा, ये लड़की तुम ही हो, आर्या। आर्या ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। मैं तो बस अपनी शक्तियों को समझ रही हूं। टेरल्ड पृथ्वी प्रमुख ने कहा, कोई भी चुना हुआ कभी तैयार नहीं होता। परिस्थितियां उसे तैयार बनाती हैं। आर्या ने आंखें बंद की। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एथेरिया ने काली ऊर्जा को और फैलाया। अब उसमें आकृतियां बनने लगी, किले, जंगल और महल का नक्शा। और फिर एक बिंदु अचानक चमका। वह आर्या के अपने महल की ओर इशारा कर रहा था। लियोन चौंका। ये तो हमारा राज्य है। मिरेन ने गंभीर स्वर में कहा, अंधकार की शक्ति तुम्हारे महल की ओर बढ़ रही है। और यदि उसने वहां कदम रखा, तो वह दोनों दुनिया को जोड़ देगा, आर्केनो वर्ल्ड और मानव दुनिया। सोफिया के चेहरे पर चिंता फैल गई। इसका मतलब है, हमारा महल पहला निशाना बनेगा। एथेरिया बोली, हाँ। आर्या की सांस रुक गई। उसकी यादें, उसका राज्य, उसके लोग, वे सब जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था, सभी खतरे में थे। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आर्या ने धीरे कहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता की आग जग गई थी। परिषद के पांचों प्रमुख आगे आए। हॉल की नींव तक को हिलाने वाली जादुई ऊर्जा उठने लगी। एथेरिया ने घोषणा की, ग्रेटर देन, हमारी परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। आर्या, फीनिक्स की उत्तराधिकारी, आग की धारक, तत्वों की चुनिंदा रक्षक, आज से तुम दोनों संसारों की संरक्षक हो। हॉल में बिजली सी कौंध उठी। सैकड़ों जादूगरों ने सिर झुकाया। सोफिया की आंखें भर आईं। लियोन ने गर्व से मुस्कुराया। आर्या खुद स्तब्ध थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था और साथ ही सबसे बोझिल। फ्लारा ने आर्या के कंधे पर हाथ रखा। तुम सिर्फ आग की नहीं, साहस की भी उत्तराधिकारी हो। हम तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, लेकिन रास्ता तुम्हें ही चलना होगा। एथेरिया ने हाथ उठाया और पूरी छत एक विशाल आकाश दृश्य में बदल गई। उसमें काले बादल उमड़ रहे थे। बीच में एक दरार, एक द्वार सा, अंधकार का द्वार। ये द्वार खुल रहा है। एथेरिया बोली, और इसे बंद करना सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारा भाग्य है। आर्या ने वक्त बर्बाद किए बिना कहा, मुझे क्या करना होगा? टेरल्ड ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने राज्य लौटना होगा। वहां अंधकार की पहली चाल का सामना करना होगा। मिरेन ने कहा, और हमें समय मिल जाएगा अंधकार के स्रोत का पता लगाने का। एरोनिस बोला, इस युद्ध की शुरुआत तुम रोक सकती हो, आर्या। सोफिया ने आर्या का हाथ थाम लिया। हम तुम्हारे साथ हैं। लियोन ने दृढ़ स्वर में कहा, हम तीनों मिलकर अंधकार को रोकेंगे। आर्या ने गहरी सांस ली। छाया की चेतावनी अब स्पष्ट हो गई थी। वो सिर्फ डराने नहीं, उसे तैयार करने आई थी। परिषद ने आर्या को विशेष क्रिस्टल द्वार देने का निर्णय किया, जो उसे सीधे मानव दुनिया में वापस ले जा सकता था। जादूगरों की भीड़ बाहर इकट्ठी थी। लोगों ने मशालें जलाकर एक मार्ग बनाया। फीनिक्स की उत्तराधिकारी के लिए मार्ग। आसमान में अग्नि पक्षी उड़ने लगे, उनके पंखों से सुनहरी चिंगारियां बरस रही थीं। आर्या ने मुड़कर एलिमेंटल हॉल को आखिरी बार देखा। इस दुनिया ने उसे खोजा, बदला, और अब उसे उसकी नियति की ओर भेज रही थी। सोफिया बोली, तू तैयार है? आर्या ने धीमे स्वर में कहा, शायद नहीं, लेकिन मुझे होना होगा। लियोन ने हंसकर कहा, अरे कौन तैयार होता है? चलो, दुनिया बचाने चलते हैं। तीनों ने उन क्रिस्टल रून पर कदम रखा जो उन्हें उनके महल में लौटाने वाले थे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा सुनहरी हो गई, क्रिस्टल चमक उठे, और उनके आसपास ऊर्जा एक बवंडर की तरह घूमने लगी।
आर्या ने आखिरी बार एलिमेंटोरिया की ओर देखा। मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आऊंगी और अंधकार को यहीं खत्म करूंगी। एक तीव्र रोशनी हुई और तीनों गायब हो गए। जैसे ही वे गायब हुए, एलिमेंटोरिया के आकाश में एक काली, लंबी दरार दिखाई दी। दरार से धुआं नहीं, बल्कि आंखें झांक रही थी। लाल ठंडी, जीवित आंखें। एक आवाज हवा में फुसफुसाई। तो तुमने उसे भेज दिया। अच्छा है, युद्ध शुरू हो चुका है। दरार धीरे धीरे बंद हुई, लेकिन उसका भयावह प्रभाव हॉल तक कांप उठा। एथेरिया बोली, आर्या, अब सब तुम्हारे हाथों में है। और कहानी नए युद्ध, नए रहस्यों और अंधकार के असली स्वरूप की ओर बढ़ने लगी। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर दिल छू गई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में एक नॉवल डायरीज के साथ।